सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज से हम अपनी अप्लाइड मैथमेटिक्स का यूनिट 4 शुरू कर रहे हैं। वैसे अगर मैं बात करूं इस यूनिट 4 में है क्या, तो यूनिट 4 में जो हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होती है पहले सेमेस्टर में, उसी के एप्लीकेशंस की बात की जाती है। बट एज अ टीचर मेरा फर्ज बनता है आपको थोड़ी बहुत चीजें रिवाइज करवाने का। तो चलो देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती कैसी है। देखो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है ना, वो कुछ इस तरीके की होती है। ए डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस सी डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। अब बात आती है कि भैया यहाँ पर u है क्या। तो u को हम ऐसे बोलते हैं कि ये एक फंक्शन है x कॉमा y दोनों का। किसका फंक्शन है? x और y दोनों का। अच्छा, अब इसमें कुछ तीन चीजें हमने पढ़ी होती हैं पहले सेमेस्टर में कि इक्वेशंस मतलब कंडीशंस क्या होती हैं। कंडीशंस फॉर पैराबोला मतलब पैराबोलिक, ठीक है, एलिप्टिकल और हाइपरबोलिक, इन सब की बात हमने करी होती है पहले। तो चलो इनकी इक्वेशंस को देख लेते हैं। हाइपरबोलिक। अच्छा, इनको देखने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो a है, ये जो b है, ये जो c है, ये सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट्स हैं। क्या है यहाँ पर? ये कांस्टेंट। तो सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला अगर हमें प्रूफ करना है कि हमारा ये जो इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पैराबोलिक है या इलिप्टिकल है या हाइपरबोलिक है, इसके लिए हमें करना क्या होता है? जो हमने नॉर्मल निकाला होता है ना पहले छोटी क्लासेस में, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, उसी को फाइंड आउट करना होता है। अच्छा, मान लो अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो आ जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो आ जाए, तो मैं क्या बोलूंगा? ये एक इलिप्टिकल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इलिप्टिकल। अच्छा, अगर मेरा यही बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो आ जाए, मतलब टोटली जीरो के इक्वल आ जाए, तब हम इसको बोलते हैं पैराबोलिक। क्या बोलते हैं? पैराबोलिक। ठीक है। अगर यही बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो आ जाए, तब हम इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक। ठीक है, हाइपरबोलिक। अब देखो, मैंने क्या बताया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती कैसी है। ए डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक चीज तुम नोटिस करोगे, एक्स और वाई पे डिपेंडेंट था। मैंने बताया एक्स एक्स और वाई पे डिपेंडेंट है कौन सा? हमारा यू। सबसे पहले हुआ क्या? ध्यान रखना, जो ए होगा ना वो किसका कोफिशिएंट होगा? जब हम डबल डेरिवेटिव करेंगे किसका? ए का। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे दो बार, किसकी? विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू की। और जब एक बार एक्स से और एक बार वाई से करेंगे, तब वो हमारा कोफिशिएंट क्या कहलाएगा? बी। ध्यान रखना, आप इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते कि मैं सी को डेल एक्स और डेल वाई वाले के साथ लिखूं, नहीं। सी हमेशा वही होगा जहां पर वाई का डबल डेरिवेटिव हो रहा होगा, है ना, मतलब यू का डबल डेरिवेटिव हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है। और मैंने बताया कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर लेस देन जीरो है तो वो इलिप्टिकल कहलाएगा, अगर इक्वल्स टू जीरो हो गया तो वो पैराबोलिक कहलाएगा, और अगर वो हाइपरबोलिक हो गया तो वो क्या कहलाएगा? मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा। चलो अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है, हमें बताना है कि ये कौन सी इक्वेशन है सबसे पहले। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है, ठीक है, चलो फाइंड करते हैं ये है क्या। सबसे पहले देखो, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर को यहीं रखते हैं, माइनस सी स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर। ठीक है। अगर ध्यान से नोटिस करा हो इस पूरी इक्वेशन में, तो देखो डेल एक्स डेल वाई वाला कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब मेरा यहाँ पर बी जो है ना वो जीरो है। क्या जीरो है? बी। तो मेरा ए यहाँ पर वन है, ठीक है, बी यहाँ पर जीरो है, और जो मेरा सी है ना, कैपिटल सी, वो माइनस सी स्क्वायर के इक्वल है। अच्छा, निकालो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके इक्वल होगा? बी स्क्वायर होगा जीरो माइनस फोर इंटू ए इंटू माइनस सी का होल स्क्वायर, है ना, माइनस सी स्क्वायर। ठीक है। तो देखो हुआ क्या, इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई? होल स्क्वायर नहीं है गाइस ये। ठीक है। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस फोर को माइनस सी से,
तो मेरा आएगा 4c²। तो एक चीज देखो, मैं c की कोई भी वैल्यू रख लूं, हमेशा c जो आएगा ना पॉजिटिव आएगा, ड्यू टू दिस स्क्वायरिंग। इस स्क्वायरिंग की वजह से c को मैं कुछ भी पुट करूँ ना, हमेशा ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी, ये क्या है, b² - 4ac है ना, हमेशा ग्रेटर देन क्या होगी, 0 होगी। और इसी को हम ध्यान होगा तो हम क्या बोलते थे अभी, अभी मैंने बताया था, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक। तो ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिनकी वजह से आप चेक कर सकते हो कि ये पैराबोलिक है, इलिप्टिकल है, या फिर हाइपरबोलिक है। पैराबोलिक होगा तो लेस देन 0, इलिप्टिकल होगा नहीं, इलिप्टिकल होगा तो लेस देन 0, पैराबोलिक होगा तो इक्वल्स टू 0, और हाइपरबोलिक होगा तो ग्रेटर देन 0। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो क्या है। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है ना, वो कुछ इस तरीके का है कि 4 del² u/del x² प्लस 4 del² u/del x del t प्लस del² u/del t²। ध्यान से देखो, पहले मैंने जो इक्वेशन बताई थी उसमें u किसका कंपोनेंट था, x कॉमा y का। बट अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो u जो है ना वो x कॉमा t का फंक्शन है। इसका मतलब अब इसे x और t की टर्म्स में सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, जो अपना a है ना वो क्या होगा, 4। b क्या होगा, b बेटा फिर से यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर c क्या है, 1 है। सिंपल, कुछ नहीं करना, b² - 4ac फाइंड आउट करो। b² - 4ac क्या होगा बताओ, 4 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू 1, दैट इज आवर 16 - 4 इज इक्वल्स टू 12। तो अपनी जो वैल्यू आई वो 12 आई। इसका मतलब जो b² - 4ac है ना, वो अपना ग्रेटर देन 0 है, दैट इज आवर हाइपरबोलिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, हाइपरबोलिक। हमें यही बताना था कि क्लासिफाई करना था कि ये कौन सा फंक्शन है, क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसे। ठीक है, क्लासिफिकेशन करना था इसका कि कौन सा फंक्शन ये है। तो हमें पता लग गया जब b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या होगा, एक तरीके का। अच्छा एक सेकेंड गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, एरर कुछ इस तरीके का है। मैं वही सोच रहा हूँ, एक 4 तो था, 4 यहाँ पे फिर से आएगा और यहाँ पर 16 आएगा। ओके, कोई नहीं, होता है। 16 दैट इज आवर 0, यहाँ पर आ जाएगा 0। इसका मतलब 0 आते ही ये फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन हो गया अपना पैराबोलिक। कौन सा फंक्शन हो गया, पैराबोलिक। फंक्शन विल बी पैराबोलिक, और ये इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया, इक्वल्स टू 0। कोई नहीं, सिली सिली मिस्टेक्स हो जाती है कभी कभार। देखो अब अपना अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शो दैट द इक्वेशन, अच्छा इससे पहले मैं एक चीज समझा देता हूँ। देखो, कभी भी ऐसा कुछ दिखे z(x(x) है ना, ये तो थोड़ा ज्यादा ही अंग्रेजी हो गई, थोड़ा सही कर लेते हैं इसे, z(x(x), ठीक है, प्लस z(xy) प्लस z(yy) इज इक्वल्स टू 0। तो इस चीज को कभी भी देख के ना घबराना नहीं है। मतलब ये बहुत सिंपल नॉर्मल सी चीज है। मतलब हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ना एक शो करने का अपना एक तरीका है। और तरीका किस कुछ इस तरीके का है, मतलब ये जो नीचे वैल्यूज लिखी है ना, एक्स एक्स हो गया, एक्स वाई हो गया, और वाई वाई हो गया। मतलब अगर हम एक बार डेरिवेटिव करते हैं किसी भी चीज का, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं, ऐसे मान लो ये कुछ ये लिखा हुआ है, del² z/del x², ठीक है, प्लस del² z/del x del y प्लस del² z/del y²। इसका सीधा सिंपल मतलब सिर्फ इतना ही है। अच्छा, एक्स एक्स का मतलब डबल डेरिवेटिव किया हुआ है हमने किसका, z का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स वाई जब लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक बार x से और एक बार y से। और जब वाई वाई लिखा हुआ है इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू y 2 टाइम्स। समझ आ गई बात। बहुत सिंपल सी चीज थी, बट आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट को यूज करके अगला अपना क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कुछ ये है कि शो दैट द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, z(x(x), इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इक्वेशन को सही कर लेते हैं। अपनी इक्वेशन है z(x(x) प्लस 2x(z)(xy), ठीक है, प्लस 1 - y² z(y)(y) इज इक्वल्स टू 0। तो अपनी इक्वेशन कुछ ठीक कर लेते हैं। तो ये जो अपनी इक्वेशन है, del² z/del x² प्लस 2x del² z/del x del y प्लस 1 - y² del² z/del y² इज इक्वल्स टू 0। ये अपनी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। अब इसको हमें आगे फर्दर सॉल्व करना है। बताओ क्या कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है
कि ये जो इक्वेशन है, शो दैट द इक्वेशन जेड एक्स एक्स प्लस टू एक्स जेड एक्स वाई प्लस वन माइनस वाई स्क्वायर जेड वाई वाई इज इक्वल्स टू जीरो इज इलिप्टिक फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स कॉमा वाई इन द रीजन। अच्छा, इस बार हमें ना रीजन भी दिया हुआ है, मतलब अच्छा, इस रीजन को अगर ध्यान से देखोगे, अगर आपको 11th क्लास की कोनिक सेक्शन याद है, होता क्या है वहाँ पे, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और जो अपनी इक्वेशन दे रखी है ना, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो कुछ इस तरीके की दे रखी है। अगर कुछ इस तरीके से इसको ध्यान से देखा जाए तो ये कुछ कुछ सर्कल की इक्वेशन जैसा है। अच्छा, सर्कल में क्या होगा, तीन तरीके से चीजें हो सकती हैं। सबसे पहली, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। सबसे पहली चीज कि पॉइंट्स हमारे कहाँ लाया करें, अंदर। कहाँ लाया करें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस शोज इनसाइड, इनसाइड द सर्कल। अच्छा, और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमारे जो सारे पॉइंट्स है ना, वो बाहर की तरफ लाई करें, आउटसाइड द सर्कल। तो इसको मैं क्या दिखा देता हूँ, आउटसाइड द सर्कल। जैसे मैप में नहीं दिखाते थे कि ये रीजन इस वाले पार्ट का ऐसे शो हो रहा है। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट जो है ना, वो इस लाइन पर ही लाई करें। कौन सी लाइन पर, जो ये लाइन बनी हुई है ना, एग्जैक्टली वन पर बने। ठीक है, ध्यान रखना ये कहाँ बने, एग्जैक्टली वन पर, ऑन द, ऑन लाइन। ठीक है, लाइन पर ही बने। तो देखो, इक्वेशन जब इसको मैं पढ़ता हूं ना, तो ये होगा क्या, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन पैराबोला, इलिप्टिकल और बाउंड्री कंडीशन कैसी होगी हर एक की, कि कौन सा इनसाइड लाई कर रहा है, कौन सा ऑन द लाइन लाई कर रहा है, कौन सा आउटसाइड लाई कर रहा है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना सीधा सिंपल एक ही तरीका है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, इसको फाइंड करना है। अगर इसमें देखूं तो मेरा ए जो है ना वो वन है, बी की बात करी जाए दैट इज आवर टू एक्स, और सी की बात करें तो अब वन माइनस वाई स्क्वायर हमारा क्या है, सी है। तो देखो, बी स्क्वायर करो दैट इज आवर टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए क्या है, ए बेटा अपना वन है, और सी क्या है बेटा, सी है वन माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर वन माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, ध्यान से देखो, अगर मैं फोर को ऐसे ही रखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन अपना आंसर आएगा। अच्छा, अब हमें इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो अपने केसेस बना लेते हैं। केसेस कुछ इस तरीके से होंगे, अगर मेरा ये जो वैल्यू आई थी क्या, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, ये क्या हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए, तो वैल्यू क्या होगी, तो देखो वैल्यू कुछ इस तरीके की होगी, है ना, माइनस वन लेस देन जीरो, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन वन। अच्छा, इस इक्वेशन से आपको पता क्या लगता है, बताओ, ये अपना पहला केस था। इस इक्वेशन को देख के आपको क्या लगता है, पहली बात तो मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक सर्कल है। क्या है, एक सर्कल है। सर्कल के अंदर ये जो पॉइंट्स हैं, कहाँ लाई करेंगे बताओ, ये लेस देन वन है। इसका मतलब अपना जो रेडियस होता है वो कहाँ होगा, रेडियस मान लो अगर ये सेंटर है सर्कल का, तो रेडियस कुछ इतना होगा, मतलब ये वन है रेडियस, और इसके अंदर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स है ना इस इक्वेशन के, जो कि अपना क्या होता है, इलिप्टिकल, ये सारे के सारे पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, इनसाइड द सर्कल। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये कहाँ लाई कर रहा है, इनसाइड द बाउंड्री रीजन, इनसाइड द बाउंड्री रीजन। अच्छा, और ये किसके लिए था याद होगा तो, इलिप्टिकल के लिए होता है। किसके लिए होता है, इलिप्टिकल के लिए मैंने इक्वेशन लिखी है, क्योंकि लेस देन जीरो होता है ना उसके अंदर भी। अच्छा, अगर सेकंड हमारा क्या होता है, सेकंड होता है अगर यही इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो हो जाए, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन हो जाएगा। अच्छा, इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि जो अपनी इक्वेशन है ना, मतलब अपनी जो वैल्यू है, वो सीधी सिंपल कहाँ आ जाएगी, ऑन द बाउंड्री। जो बाउंड्री पे मैंने कंडीशन बताई थी ना, इसका मतलब वो सारे के सारे पॉइंट कहाँ लाया करेंगे, इसी बाउंड्री पर, मतलब वन वाली लाइन पर ही। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कहाँ लाया करेगा, ऑन दी लाइन, मतलब सरकमफ्रेंस भी कह सकते हैं इस लाइन का। तीसरा कंडीशन, और कंडीशन थी किसकी, कंडीशन थी ये पैराबोला की, पैराबोलिक की। तीसरा अपना देख लेते हैं। तीसरा अपना होता है, तीसरी कंडीशन इज हाइपरबोलिक वाली। हाइपरबोलिक क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। हाइपरबोलिक में क्या होगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होता है। तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन वन हो गया। इसका मतलब अब ये जो वैल्यू है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, ये आउटसाइड द सर्कल लाई करने वाली है, क्योंकि ये जो ग्रेटर देन वन है। तो इसका मतलब अगर ये मेरा सर्कल है कुछ इस तरीके का,
ठीक है, और यहाँ पर मेरा है कुछ सेंटर। तो इसकी जो वैल्यूज है ना वो सारी की सारी कहाँ लाई करने वाली हैं, ये सारी की सारी आउटसाइड द सर्कल लाई करेंगी, मतलब आउटसाइड द बाउंड्री रीजन, आउटसाइड द बाउंड्री रीजन, ये बाउंड्री रीजन के बाहर लाई करेंगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बेसिक था। बेसिक भी नहीं कह सकते, मतलब क्वेश्चन में हमने तीन चार चीजें सीखी। एक तो कि जेड एक्स एक्स को हम कैसे पढ़ते हैं, और इसमें हमने बाउंड्री कंडीशंस को लेके यूज करना सीखा कि अपना एक सर्कल की इक्वेशन भी यहाँ पर काम आ गई कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल्स टू आर स्क्वायर होता है। उसको यूज करके हमने तीनों केसेस पे चेक किया कि हमारा कौन सा किस बाउंड्री कंडीशन पे क्या वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही एक क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसको खुद ट्राई करिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट अभी जो मैंने करवाया ना वैसा ही है ये, सेम टू सेम एज इट इज। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तीनों केसेस बनेंगे इसमें भी। और यहाँ पे बस ए और बी और सी की वैल्यूज चेंज है। यहाँ पर ए जो है मैं लिख देता हूँ फिर से, ए अपना 1 - x² है, बी अपना जो है ना वो -2xy है। ध्यान रहे हम विद साइन लेते हैं सारी चीजों को, तो इस चीज में गलती मत करना बच्चों वाली कि आप साइन नहीं इग्नोर कर रहे हो। जैसे बी में अगर मैं 2xy लिख दूंगा ना, मेरे आंसर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो ध्यान से और दिमाग लगा के काम करना। तो अभी तक हमने जो अपना यूनिट 4 मैथ्स में क्या क्या पढ़ लिया है, इलिप्टिकल फंक्शन क्या होता है, हाइपरबोलिक में कैसे निकालते हैं, और तो और पैराबोलिक फंक्शन में कैसे कैसे वैल्यूज को निकाला जाता है। अभी तक मैंने आपको जनरल एक फॉर्म बताई थी किसकी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ 11 12 के फॉर्मूले बता देता हूँ डिफरेंशिएशन के, जो कि आपको पूरे लेक्चर के दौरान मतलब काम आएंगे। तो देख लेते हैं थोड़े बहुत बेसिक फॉर्मूले। तो अगर किसी को याद होगा, याद तो है सबको ही होगा, कौन यूज नहीं करता इसे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, एन एक्स और पावर में एक माइनस कर देते थे, ये तो सबको याद ही होगा। तो इससे तो हमें इतना ज्यादा मतलब है नहीं। मैं बेसिकली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के जो डिफरेंशिएशन होते हैं वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ किसका, डी बाई डी एक्स, तो वो किसका आता है, साइन एक्स का। क्या आता है बेटा, कॉस एक्स। ठीक है, देन अगर मैं डी बाई डी एक्स करूँ किसका, कॉस एक्स का, देन वी हैव माइनस ऑफ साइन एक्स। अच्छा, अगर मैं डी बाई डी एक्स करूँ, अब मैं ले लेता हूँ टेन एक्स का। तो टेन एक्स का क्या आता है बेटा, टेन एक्स का आता है सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, सेक एक्स, सेक एक्स का क्या आएगा, सेक एक्स का आएगा सेक एक्स टेन एक्स। इतना आप लोगों को याद होगा। अच्छा, लास्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का क्या आएगा, माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। ये हमारा फॉर्मूला आएगा। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है कौन सा, कि हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है ए टू द पावर ऑफ एक्स लॉग ए। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक जो आप लोग को बहुत ज्यादा यूज आएगा हर जगह, मतलब बच्चे पता नहीं क्यों डायरेक्टली यूज नहीं करते, फिर भी बता देता हूँ कि अगर हमें रूट एक्स का निकालना है ना, रूट एक्स का, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 1/2 रूट एक्स। ये हमारी क्या आती है, किसी भी रूट एक्स की वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1/2 रूट एक्स। आई होप अभी आप लोगों को याद रहेगा। अच्छा, अब बेसिकली हम इस यूनिट में एप्लीकेशंस पढ़ना चाह रहे हैं किसकी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। मैंने पहले भी बताया हुआ है क्या, जब कोई भी एक जब दो वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट हो जाता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, तब उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे अभी हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में इसमें हम इलेप्टिकल पैराबोलिक है ना हाइपरबोलिक प्रूफ कर रहे थे। सबसे पहले हमने एक्स और वाई था वेरिएबल, देन एक क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें एक्स और टी क्या था, हमारा वेरिएबल फंक्शन था, उसको हम लेके सॉल्व कर रहे थे। और मैंने ये भी बताया था कि यू एक्स एक्स और यू एक्स वाई और यू वाई वाई, इसको बेसिकली लिखते कैसे हैं और इनको कैसे कैसे देखा जाता है। तो इसकी बात तो अभी हम छोड़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, थोड़ा उसको सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपकी थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने वैसे सॉल्व किया होगा, बट फिर भी एक बार दोबारा रिवाइज करवाना मेरा फर्ज है, तो करवा देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर इफ जेड एक्स प्लस वाई, if z x plus y is equals to x square plus y square,
तो हमें पता है क्या प्रूफ करना है, शो दैट, हमें प्रूफ करना है कि डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर जो है ना, वो किसके इक्वल हो, वो इक्वल हो 4 1 माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ इसको, माइनस डेल जेड बाय डेल वाई। इतनी चीज को हमें प्रूव करना है। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। रिपीट कर देता हूँ क्या, अगर मेरा z ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल्स टू किसके है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, तब हमें शो करना है कि डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल है, इज इक्वल्स टू 4 1 माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करने को देखते हैं। सबसे पहला, z एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां से मैंने क्या करा, z को ऐसे ही रहने दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन अराइजेस कि आपने z को ही इधर क्यों रखा, बाकी को उधर क्यों भेज दिया। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में जो हमें प्रूव करना है वहां पे हमेशा जो हमें पार्शियल डिफरेंशियल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई निकालना है, और निकालना किसका है, z का। तो मुझे z की एक पर्टिकुलर वैल्यू पता होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग मैं डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई निकाल सकूं। ठीक है, अब मैं इसका क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका करूंगा तो होगा क्या, u बाई वी फॉर्म लगेगी। तो u बाई वी में होगा क्या, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, क्या एक्स प्लस वाई इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन अपॉन में क्या आता है नीचे, v का होल स्क्वायर। तो v का होल स्क्वायर यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देन वी हैव डेल जेड बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अच्छा जब मैं इस पूरे को ओपन अप कर लूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, देन अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा, इसको फर्स्ट लेके छोड़ दो। अब इन सब क्वेश्चंस में जरूरी नहीं कि आप डेल जेड बाय डेल वाई को भी पूरा पूरा सॉल्व करो, क्योंकि ध्यान से देखो जो इक्वेशन है ना आपकी जेड की, वो कभी चेंज नहीं हो रही। तो आप क्या लिख सकते हो कि सिमिलरली आप डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हो किसकी, डेल जेड बाय डेल वाई की। तो डेल जेड बाय डेल वाई क्या आएगा, डेल जेड बाय डेल वाई, जहां जहां पर भी एक्स है वहां वाई, और जहां वाई है वहां पर एक्स। तो ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ पर तो इंटरचेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। देन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और नीचे भी अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इंटरचेंज मैंने क्यों करा, क्योंकि अब मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाल रहा हूँ। और दोनों सेम क्यों आएंगे भैया, क्योंकि जो मेरा z का फंक्शन है वो अभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई है। तो डेल जेड बाय डेल एक्स आ गया, और सिमिलरली करके हमने क्या निकालनी है, डेल जेड बाय डेल वाई। डेल जेड बाय डेल वाई हमने कैसे निकाला, याद आया, हमने क्या किया, जहां पर x था वहां y रखा, और जहां पर y था वहां पर x रखा, सिंपल। अब ये हमारी क्या मिल गई वैल्यू, इसकी भी मिल गई डेल जेड बाय डेल वाई की। अब डेल जेड बाय डेल एक्स मिल चुका है, डेल जेड बाय डेल वाई मिल गया। अब कुछ नहीं करना, इस वैल्यू में पुट करो। सबसे पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं। एलएचएस को सॉल्व करते वक्त क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है डेल जेड बाय डेल एक्स, ठीक है, डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, तो डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, ठीक है, डेल जेड बाय डेल एक्स की जो वैल्यू आ रही है, वैल्यू है हमारे पास, एक सेकेंड, ठीक है, डेल जेड बाय डेल वाई की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं क्या निकालना चाहूंगा उसकी वैल्यू तो क्या आएगी, +2xy माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा एकदम सेम, क्या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका भी मुझे क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। तो इस होल स्क्वायर को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब इस वैल्यू को ओपन अप करो, देखो ध्यान से, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो सेम आएगा। क्यों, नीचे क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ही है। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, देन वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। अब देखो जो माइनस है ना बीच का, मतलब ये वाला जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे होगा क्या, फर्क ये पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। समझ आया, और बाहर होल स्क्वायर चलता रहेगा। ठीक है,
एक सेकेंड, इसे मिटा देते हैं वरना आप सोचो क्या लिखा हुआ है बाद में। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर सब कुछ एड ऑन हो रहे हैं, ये से ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो मेरे पास क्या बचा, 2x² माइनस 2y², 2x² माइनस ऑफ 2y² देन अपॉन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो इसका जब हम होल स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या, सबसे पहले 2 का होल स्क्वायर करूंगा तो कॉमन निकालने के बाद तो मिलेगा 4, और ऊपर क्या बचेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी वैल्यू मेरे पास आएगी। अब ये आई कैसे, ध्यान से देखो, इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा वो बाहर आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4 आया। देन वी हैव x² माइनस वाई स्क्वायर, x² माइनस वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई और x माइनस वाई। फिर उससे क्या होगा, एक x प्लस वाई से एक x प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। जो नोट्स मिलेंगे ना उसमें आप एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को, समझ आ जाएगा। यहाँ से एकदम बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, इसके बाद ये आ गई मेरे पास वैल्यू 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सिमिलरली जब आप आर एच एस मेरा क्या है बेटा, आर एच एस भी एक बार देख लेते हैं, आर एच एस है 4 1 माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई। तो जब इसके अंदर आप डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई पुट करोगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी लास्ट में वही जो आपके पास एलएचएस में आई है, क्या, 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। आई होप इतनी बात समझ आती होगी। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं करना। 1 माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स क्या है, डेल जेड बाय डेल एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। फिर से यहाँ क्या होगा, एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम लेने के बाद जब आप काटोगे ना वैल्यूज को, तब आपको सेम यही वैल्यूज मिलेंगी, क्या, 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। बहुत इजी सिंप्लीफिकेशन है। अच्छा, इतनी बात हमें समझ में आई। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं किसके, डिफरेंशिएशन के, वो क्या होते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन क्या होगा, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, मतलब पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। फिर साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। अच्छा, एक चीज क्या ध्यान रखना, मतलब जो मैंने नोटिस करी थी अपने टाइम पे याद रखने के लिए, माइनस प्लस में बहुत गलतियां होती हैं। जहां कहीं भी कॉस आएगा वहां माइनस सन आएगा, है ना, और जहां पर कॉट एक्स आएगा वहां क्या आएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, और जहां पर कॉस एक्स एक्स आएगा वहां पे क्या आएगा, कॉस एक्स कॉट एक्स। अच्छा, अब साइन कैसे पता लगेगा भैया, कहाँ माइनस आएगा कहाँ प्लस, तो याद रखो, जहां कहीं भी ध्यान से देखो, इसके पास सी आ रहा है ना, कॉस एक्स का सी, कॉट एक्स का सी और कॉस एक्स का सी। इसमें क्या हुआ, जहां जहां पर सी से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं ना, वहां पर उसकी वैल्यूज भी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो ये थोड़ा याद रखने का तरीका है। जैसे मैं याद रखता था कि cos x होगा तो माइनस साइन एक्स, क्यों, क्योंकि cos x का जो c आता है उसकी वजह से वो माइनस हो गया, मैं तो ऐसे याद रखता था। cot x क्या जाता है, cot x में भी c है तो उसका मतलब माइनस cos x स्क्वायर एक्स आएगा। फिर cos x में भी c है तो माइनस cos x cot x आएगा। मैं ऐसे ही याद रखता था। तो आई होप आपको ये ट्रिक काम आई होगी। ऐसे ही अब इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, जेड एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमें शो करना था ये वैल्यू को। हमने क्या करा, जेड के रिस्पेक्ट में हमें वैल्यूज पूछी थी, किसके अंदर, प्रूफ के अंदर, तो हमने जेड को सिंपल एक जगह रखा और बाकी सबको एक तरफ फेंक दिया। अब डेल जेड बाय डेल एक्स निकाला, सिमिलरली करके डेल जेड बाय डेल वाई निकाल लिया। सिमिलरली कैसे किया, जहां पर एक्स वहां पर वाई और जहां पर वाई वहां पर एक्स, सिर्फ उल्टा करना है। फिर डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई भी मिल गया। उसके बाद सिंपल बस पहले एलएचएस में पुट करो, देन आरएचएस में पुट करो। बेसिक सिंप्लीफिकेशन जो आपने आज तक पढ़ी है उन्हीं को यूज करके एलसीएम वगैरह लगा के आपका आंसर निकल आएगा। तो अभी तक हमने अपना बेसिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया है। अब आपने सेमेस्टर वन में एक चीज पढ़ी होगी, कौन सी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नाम से, जो कि डिफरेंट केसेस में अलग अलग आंसर देता है। तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि उनकी डिफरेंट कंडीशन में कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं। तो देखो, सबसे पहला, स्लाइड के ऊपर ही चलते हैं। सबसे पहली चीज देखो, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में सी एफ होता क्या है। सबसे पहली चीज, मान लो मेरे पास जो रूट्स हैं वो इक्वल नहीं है ना, रूट्स जो है इक्वल नहीं है। जैसे कि मेरा कहने का मतलब है 2 4 6 आर रूट्स, मतलब मेरे 2 4 6 क्या है, रूट्स हैं। अच्छा, तो इसके लिए मैं करूंगा क्या, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब इस क्वेश्चन में होता क्या है, सबसे पहले C1 को ये कांस्टेंट होगा, उसमें e टू द पावर उस रूट को रखो और साथ ही साथ x को, क्या, एक कांस्टेंट C1 फिर साथ में e टू द पावर उस रूट को और साथ में x। ऐसे ही सिमिलरली दूसरे रूट के लिए क्या करूंगा, प्लस C2 मतलब दूसरा कांस्टेंट, e टू द पावर M2 मतलब उस रूट को और साथ ही साथ x को। आई होप इतनी बात समझ आती होगी। अब मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन मतलब ऐसे रूट निकालने के लिए लिख दिया है।
जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास 3 रूट आए, लेट सपोज 2 4 6 ऐसा रूट आए, तो मैं लिखूंगा कैसे इसे, इसे लिखूंगा C1 e टू द पावर 2x, है ना, प्लस C2 e टू द पावर 4x प्लस C3 e टू द पावर 6x। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, है ना। ऐसे ही दूसरी कंडीशन क्या आती है, मान लो मेरे रूट्स क्या हो गए, अब इक्वल हो गए। इक्वल होने से क्या मतलब है भैया, मान लो मेरे जो रूट्स आ रहे हैं ना, किसी तरीके से ये आ गए, 222 और 4, मतलब 3 बार 2 आ रहे हैं और 1 बार 4 आ रहा है। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखो जो रिपीट हो रहे हैं उसको क्या करो, C1 प्लस C2 x और C3 x स्क्वायर, मतलब जैसे ऐसे कांस्टेंट बढ़ते जाते हैं, कैसे C1 फिर C2 फिर C3, जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने कांस्टेंट लिखो और साथ ही साथ x की पावर बढ़ाते जाओ। यहाँ पर x की पावर 0 थी, फिर ये x की पावर 1 हो गई, साथ ही साथ x स्क्वायर हो गया और बाहर e टू द पावर m1x। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। अभी के लिए एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं 4 को। लेट सपोज मेरे पास 3 ही रूट्स आए हैं, कौन कौन से, 2 2 और 2। इसके लिए मैं कैसे लिखूंगा, इसके लिए लिखूंगा C1 प्लस C2, सॉरी C1 प्लस C2 x प्लस C3 x स्क्वायर और बाहर लिखूंगा e टू द पावर 2x। ये मेरा क्या बनेगा, इसके CF। आई होप बात क्लियर होगी। अब मेन जो आता है वो आता है, अगर मान लो मेरे जो रूट्स है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अभी अभी हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 में पढ़ा कि जो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होते हैं या फिर x प्लस आयोटा वाई, दोनों हम चीजें कह सकते हैं। मान लो मेरा जो रूट आया, रूट इस बार आता है 2 प्लस 3 आयोटा, है ना, तो ये मेरा अल्फा होगा और ये मेरा बीटा होगा, याद रखना। तो ऐसी कंडीशंस में मेरा जो रूट होगा वो कैसे लिखा जाएगा, e टू द पावर अल्फा एक्स, मतलब e टू द पावर 2x लिख लो इसे, साथ ही साथ C1 प्लस कॉस, मतलब कॉस और 3x प्लस C2 साइन 3x। आई होप बात क्लियर होगी। मतलब ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, बट मुझे लगा बच्चे भूल जाते हैं, तो अभी ये काम आने वाला था इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया स्लाइड्स में, मतलब कहीं और घूमना ना पड़े, 15 14 के बच्चे यहीं से ही पास ऑन हो जाए और मतलब बढ़िया से एग्जाम हो जाए आप लोगों का। अब मान लो मेरे जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स तो है ही, बट रिपीटेड नहीं है। रिपीटेड नहीं है से मतलब क्या है भैया आपका, रिपीटेड से रिपीटेड नहीं है से मतलब मेरा ये है, मान लो मेरा पास 2 प्लस 3 रूट आया, मतलब 3 आया, साथ ही साथ एक और कोई वैल्यू आती है, मान लो 4 - 3 आयोटा आता है, तो उसके लिए अलग लिखा जाएगा। मतलब सिंपल है, जो पहले था ना उसके लिए अलग और नीचे वाले के लिए अलग। मतलब यहाँ पर अल्फा 1 बीटा 1 हो गया पहले के लिए, दूसरे के लिए अल्फा 2 बीटा 2। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, है ना। मान लो 2 रूट्स आए ना, एक 2 + 3 आयोटा आया, एक 4 - 3 आयोटा आया, तो इसके लिए ऊपर वाली कंडीशन, फिर प्लस इसके लिए भी दोबारा ये वाली कंडीशन। बट यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, अल्फा 1 बीटा 1, जैसे मैंने लिखा हुआ है अल्फा 1 अलग है, बीटा 1 अलग है, फिर बीटा 1 अलग है, फिर दूसरे में अल्फा 2, मतलब ये वाला अल्फा पुट होगा, फिर बीटा 2 ये वाला पुट होगा। तो ये सिंपल है, इतना कुछ खास है नहीं, फॉर्मूले है बस, एक बार समझ आता है तो हो जाता है काम। अब आगे बढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी एक बार क्या कर लेते हैं, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है। अच्छा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का एज अ क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन के साथ ही मैं समझाना चाहूंगा कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सॉल्व करते कैसे हैं। तो चलो डायरेक्ट बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, मेरे पास डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल यू बाय डेल वाई प्लस 2u लिखा हुआ है। इसको मुझे सॉल्व करना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब देखो मेरा जो u है ना, आप लोगों को ध्यान से दिख रहा होगा, ये फंक्शन है किसका, x का और y का, दिख रहा है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, u जो है फंक्शन है x, y का। समझ आती है बात, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब मुझे वैल्यू क्या चाहिए, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर और डेल डेल यू बाय डेल वाई की। तो ये जो वैल्यूज है इनको लिख लो। तो लिखना कैसे है, डेल यू बाय डेल एक्स जब मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा, डेल यू बाय डेल एक्स जब मैं निकालूंगा तो ये आएगा, डी क्यों आ रहा है, डेल आएगा, सॉरी आदत पड़ी हुई है, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स वाई, है ना। यहाँ से मुझे क्या मिला, एक्स डैश वाई, एक्स डैश क्यों, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो डैश भी लिखा जाता है उसे। अब मान लो मुझे क्या चाहिए, डेल स्क्वायर यू चाहिए बाय डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो वो क्या आएगा, एक्स डबल डैश वाई, है ना। सिमिलरली यहाँ से डेल यू बाय डेल वाई क्या होगा ये बता दो। तो डेल यू बाय डेल वाई सिंपल है, एक्स वाई डैश हो जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। काम करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक इक्वेशन और यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो, इसको रखा साइड में,
अब देखो इतनी वैल्यू निकाल ली मैंने। इसके बाद क्या काम है, काम ये है, अब मुझे वैल्यू मिल चुकी है डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर की, डेल यू बाय डेल वाई की। अब मुझे इस इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दो, इसे वन मान लो। अब इस इक्वेशन नंबर वन में पुट करने पे मुझे क्या मिला, एक्स डबल डैश वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई डैश प्लस टू, यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यू की जगह मैं एक्स वाई लिख सकता हूँ, एक्स वाई। यहाँ से अब कुछ नहीं करना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज करना है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होता क्या है, मतलब सेम वेरिएबल्स को एक साथ रख दो और जो डिफरेंट है उन्हें अलग रख दो। मतलब एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ। जैसा अब देखो यहाँ पर एक्स डबल डैश वाई इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से एक्स कॉमन निकल जाएगा, एक्स कॉमन निकालो, क्या बचा, वाई डैश प्लस टू वाई बचा। ठीक है, फिर एक्स डबल डैश बाय एक्स हो जाएगा, साथ ही साथ वाई डैश प्लस टू वाई अपॉन वाई हो जाएगा। हो गए ना दोनों के दोनों अलग। ध्यान से देखो अब हुआ क्या, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब ये होता है कि सेम तरीके के वेरिएबल्स को एक साथ रख दो। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा एक्स एक्स के साथ आ चुका है और वाई वाई के साथ आ चुका है, बस इतना ही काम होता है। अब इस इक्वेशन को याद रखो, आगे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारे पास अभी लास्ट में आई क्या, एक्स डबल डैश बाय एक्स इज इक्वल्स टू वाई डैश प्लस टू वाई बाय वाई। ये मेरे पास इक्वेशन आई। अच्छा, इस इक्वेशन को मैं आगे और भी सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे, एक्स डबल डैश एक्स सेम रहेगा, फिर वाई डैश बाय वाई प्लस टू। समझ आया, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखना। मैं इस पूरे को ना माइनस पी स्क्वायर के इक्वल लिख रहा हूँ। मतलब एक सपोज कर रहा हूँ, लेट से ये सारा का सारा, मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू माइनस पी स्क्वायर के इक्वल है। अच्छा भैया पी स्क्वायर ही क्यों, जीरो क्यों नहीं, वन क्यों नहीं, पी स्क्वायर क्यों नहीं। बेटा अब जब आप हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन या फिर लाप्लास इक्वेशन को लेके सॉल्व करोगे ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, तब आपके पास जो जनरल इक्वेशन आएगी ना सारी, हमेशा डेरिवेशन अगर आप देखोगे तो हमेशा उसकी इसको लेके ही आती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर भी क्वेश्चन क्या है इसको लेके ही सॉल्व करवा रहा हूँ, जिससे आपको आदत बन जाए। आई बस ट्रस्ट रखो, सुन लो चीजों को। अब देखो माइनस पी स्क्वायर रखा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार एक्स डबल डैश बाय एक्स को माइनस पी स्क्वायर के इक्वल रख रहा हूँ। ठीक है, यहां से इक्वल रखने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है एक्स डबल डैश प्लस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना, ये मुझे मिल गया। अब आपने सी एफ और पी आई के समय ये पढ़ा होगा कि मैं इसको किससे रिप्लेस कर देता हूँ, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ डी स्क्वायर से। अच्छा, डी स्क्वायर से रिप्लेस करने के, हाँ तो हमने इसको क्या करा, डी स्क्वायर से डिस्प्लेस कर दिया। क्यों, क्योंकि देखो डी स्क्वायर क्या होता था अपना, जब हमने लास्ट ईयर वो पढ़ा था फर्स्ट सेम में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तब वहां पे भी हमने पढ़ा था कि जो डी बाई डी एक्स होता है, एक सेकेंड, हाँ, जो डी बाई डी एक्स होता है उसको हम डी से रिप्लेस कर देते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या आएगा, डी स्क्वायर आ गया। ठीक है, डी स्क्वायर आने के बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन बनती है ना सी एफ और पी आई आने से पहले, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से बनेगी डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या निकलेगा, कॉमन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये डी स्क्वायर को यहाँ मिटा लो, इसको मैंने डिस्प्लेस किया था। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। मैंने क्या किया हुआ, एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर से डिस्प्लेस कर लिया है ना। अगर मैं सिंगल डेरिवेटिव ऑफ डी करता हूँ, डी बाई डी एक्स, अभी मैंने बताया किसके इक्वल होता है, डी के। तो अगर डबल डेरिवेटिव होगा तो वो क्या कहलाएगा, डी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ मैंने वही किया हुआ है, डी स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया किससे, एक्स डबल डैश से। उसके बाद मेरे पास वैल्यू क्या आती है, यहाँ से वैल्यू आएगी मेरे पास डी की जो आती है, वो आती है जीरो प्लस माइनस आयोटा पी। अच्छा, अब ये वैल्यू कैसे आई, वैल्यू कुछ इस तरीके से आई, जैसे देखो अगर मैं डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो करूंगा तो मेरे को मिलेगा क्या, डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मिलेगा। अच्छा, अगर आपको याद होगा माइनस वन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के, है ना, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और पी स्क्वायर के इक्वल है। आई होप क्लियर होगा। तो डी की वैल्यू क्या होगी बेटा, आयोटा पी। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, है ना। फिर से बताता हूँ, यहाँ से क्या मिला, डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो मिला। अच्छा, जब ये जीरो मिला तो मैंने क्या करा, इसको यहाँ शिफ्ट मारा तो मुझे क्या मिला, माइनस ऑफ पी स्क्वायर। माइनस ऑफ पी स्क्वायर में ये जो माइनस है, इसको माइनस वन अगर मैं देखूँ तो माइनस वन किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के। तो इसी माइनस की जगह मैंने आयोटा स्क्वायर को पुट किया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने कैसे यूज की, आयोटा पी में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि स्क्वायर हटा दोनों साइड से, तो डी इज इक्वल्स टू आई पी मिल गया।
तो जो आपके सॉल्यूशंस है वो क्या है, आयोटा पी, प्लस माइनस आयोटा पी। अच्छा, अगर ये है तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा, सी एफ और पी आई फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा था, ये वाला। तो मेरा क्या मिल रहा है, आयोटा पी मिल रहा है। तो वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो यहाँ से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरा मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, तो मेरा यहाँ से जो सी एफ मिलेगा, सी एफ मिलेगा सी वन कॉस ऑफ पी एक्स प्लस सी टू साइन ऑफ पी एक्स। अच्छा, यहाँ पर e टू दी पावर अल्फा एक्स वाला कंपोनेंट इसलिए नहीं आया, देखो यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट है ना, e टू दी पावर अल्फा एक्स, क्योंकि ध्यान से देखो हमारा जो फंक्शन है वो है जीरो प्लस माइनस आयोटा पी। यहाँ पर अल्फा जीरो है और बीटा की वैल्यू है पी, इसीलिए हमारा e टू दी पावर जीरो होने के बाद वो क्या हो गया, वन हो गया। ठीक है, यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया पूरे को, तो यहाँ से मेरा क्या आया, सी एफ सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स। अच्छा, ये वैल्यू आ गई। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा किसी इसके इज इक्वल्स टू में मुझे जीरो मिल रहा है, तो इसका जो पी आई होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ से टोटल जो मेरा एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सी एफ प्लस पी आई, है ना, जो कि पूरा का पूरा किसके इक्वल है, इस पूरे के इक्वल है। मतलब मैं इसको बनाता हूँ फाइनल आंसर, है ना, लिख के कोई फायदा नहीं है, यहाँ बनाता हूँ। अब ये सॉल्व हो गया एक्स वाली कंडीशन के लिए, मतलब अभी हमने इसको माइनस पी स्क्वायर के इक्वल रख के सॉल्व कर लिया। अब हमें इसको रख के माइनस पी के स्क्वायर के सॉल्व करना है। अब देखो, अब ये जो y वाली कंडीशन है, अब मैं किसके लिए पुट डाउन कर रहा हूँ, अब मैं पुट डाउन कर रहा हूँ बेटा इसके लिए, वाई डैश बाय वाई प्लस टू इज इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर। अभी तक हमने इसको टू से माइनस पी स्क्वायर से सॉल्व किया, अब मुझे इसको पी स्क्वायर से सॉल्व करना माइनस के। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा आगे, तो मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहली बात तो वैल्यू लिख लेते हैं। क्या है मेरी वैल्यू, वैल्यू है वाई डैश अपॉन वाई प्लस टू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी स्क्वायर। अच्छा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा आगे, मुझे मिलेगा वाई डैश अपॉन वाई, है ना, माइनस पी स्क्वायर माइनस टू। तो एक काम करो, माइनस को निकाल लो कॉमन, तो माइनस पी स्क्वायर प्लस टू आ गया। अच्छा, वाई डैश अपॉन वाई को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये ऐसा लिखा जा सकता है ना कि डी वाई बाय डी वाई, मतलब कैपिटल वाई का पहले डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और साथ ही साथ वन अपॉन वाई। कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो वाई है नीचे वाला, ठीक है, ये जो वाई है ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और वाई डैश मुझे क्या दिखा रहा है, ये मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, तभी तो वाई आएगा, वाई डैश। ठीक है, फिर ये किसके इक्वल है, माइनस ऑफ पी स्क्वायर प्लस टू के इक्वल है। अच्छा, समझ आ गई बात। उसके बाद ये पूरा का पूरा डी वाई अपॉन वाई के इक्वल हो गया, और माइनस पी स्क्वायर टू इक्वल्स टू डी वाई हो गया। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा, ये स्मॉल वाई नहीं होगा, कैपिटल वाई होगा, और यहाँ पर भी स्मॉल वाई तो बन गया बस। ठीक है, यहाँ से मुझे मिल गया, कहाँ गया, हाँ, वन अपॉन कैपिटल वाई। अच्छा, अब देखो, यहाँ से मेरे को वैल्यू मिली डी वाई अपॉन वाई माइनस पी स्क्वायर प्लस टू डी वाई की। यहाँ से अगर मैं लॉग लेता हूँ, लॉग क्यों लूंगा, ध्यान से देखो, वन अपॉन वाई की फॉर्म बन रही है, तो ये लॉग की टर्म में होता है। तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, लॉग लेने से क्या मिला, मुझे मिला लॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी स्क्वायर प्लस टू, और डी वाई का हो गया वाई प्लस लॉग सी थ्री। अभी तक हमने क्या करा हुआ है, दो कांस्टेंट यूज कर चुके हैं, सी वन और सी टू, जो कि भी मेरे पिछले सी एफ में आया था। कौन कौन सा, सी वन और सी टू। तो अगला जो कांस्टेंट मैं ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, सी थ्री। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या मिल गई, ये वाली वैल्यू। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, लॉग हटाना है, तो लॉग हटाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, लॉग ऑफ वाई, इधर भी मैं क्या रखता हूँ लॉग के साथ ई टू द पावर माइनस ऑफ पी स्क्वायर प्लस टू, है ना, वाई डॉट सी थ्री। करा क्या मैंने, ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू थी दोनों, दोनों को लॉग में लिखने के लिए इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लिया, मतलब लॉग, इसको ऐसे लिख लिया, लॉग ई टू दी पावर माइनस ऑफ पी स्क्वायर प्लस टू वाई। ध्यान से देखो, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बात सारी यही की यही पड़ेगी। मतलब लॉग और एक्सपोनेंट एक साथ होते हैं तो वैल्यू ही नीचे आ जाती है, बट हमें इसको लॉग में इसलिए बनाना है क्योंकि ये भी लॉग में है। क्योंकि देखो, अब ये लॉग में हो गया और ये भी लॉग में है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से
हमने क्या करा, log को नीचे कॉमन रखा और e टू द पावर माइनस पी स्क्वायर प्लस टू सेम रखा, जो कि मैंने पीछे भी लिखा हुआ है, जो जस्ट अभी मैंने लिखा। तो मतलब बेसिक मैथ्स लग रही है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन कुछ आएगा नहीं, बट आप लोगों को मेथड पता होना चाहिए। अब यहाँ से मुझे क्या मिला, C3 की वैल्यू मिली। ठीक है, ये C3 नीचे है क्योंकि e टू द पावर के साथ थोड़ी लिखा हुआ है, डॉट C3। तो यहाँ से मेरी जो y की वैल्यू आ रही है ना, y की वैल्यू आएगी बेटा C3 e टू द पावर ऑफ माइनस पी स्क्वायर प्लस टू वाई। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा, अगर मैं टोटल सॉल्यूशन की बात करूं तो वो किसके इक्वल था बेटा, यू एक्स और वाई वाई के, है ना। तो एक्स की जो वैल्यू मिली मुझे पीछे भी क्या मिली थी, पीछे मुझे वैल्यू मिली थी, एक सेकेंड, पीछे मेरे पास वैल्यू आई सी वन कॉस पी एक्स। ठीक है, सी वन कॉस ऑफ पी एक्स प्लस सी टू साइन ऑफ पी एक्स। ये मेरी किसकी आई, एक्स की वैल्यू। साथ ही साथ अभी अभी मैंने वाई की वैल्यू क्या निकाली, वाई की वैल्यू निकाली C3 ई टू द पावर माइनस ऑफ पी स्क्वायर प्लस टू वाई। ये मेरा आंसर होगा बेटा। मतलब इस क्वेश्चन का जो लास्ट में आंसर मिलेगा, मतलब एक बार हमने एक्स की वैल्यू को निकाला, है ना, सी एफ को यूज करते हुए, और वाई की वैल्यू हमने मतलब नॉर्मल लॉग लगा के निकाल ली। ये वाई है, ठीक है, इतना कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब देखो यहाँ से थोड़ा सही से बना लेते हैं, अजीब सा लग रहा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमने किया क्या इस पूरे क्वेश्चन में, दोबारा सुन लो। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, सबसे पहले हमें पता होता है जो हमारा यू होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, यू हमारा होता है एक्स एक्स और वाई वाई, मतलब जिस दो वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है उनके फॉर्म में लिख लो। फिर डेरिवेटिव पूछा हुआ है डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर का, तो जब डबल डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स डबल डैश वाई। अच्छा, डेल यू बाय डेल वाई क्या होगा, सिंपल, अगर वो डबल डैश एक्स है तो ये एक्स वाई डैश बन जाएगा। अच्छा, इधर से मेन काम जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट कहलाता है ना, वो ये कहलाता है। हुआ क्या, हमने यहाँ से सेम वेरिएबल्स मतलब x को x के साथ और y को y के साथ रख लिया। अच्छा, अब इधर आते हैं, भैया आपने पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यों लिया था, मैंने बताया था कि माइनस पी स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि जब अभी हम हीट इक्वेशन वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब वहां पर भी हमें जो इक्वेशन आएगी वो माइनस ऑफ पी स्क्वायर के साथ आएगी। जब हमने इसको सॉल्व किया, पहले हमने इस एक्स डबल डैश अपॉन एक्स को माइनस पी स्क्वायर के साथ लिखा, फिर वाई डैश अपॉन वाई को भी माइनस पी स्क्वायर के साथ लिखा, मतलब एक एक करके वैल्यूज को सॉल्व किया। जब हमने एक्स डबल डैश अपॉन एक्स के साथ माइनस पी स्क्वायर को रखा, तो यहाँ से मुझे सी एफ जो मिला वो क्या मिला, सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स। अच्छा, इसका पी आई जीरो था इसीलिए सी एफ प्लस पी आई करने पर हमें मुझे इसमें क्या मिला, सी एफ ही मिला। तो इसका जो आंसर था एक्स का वो मुझे क्या मिला, सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स। अच्छा, अब y की बात करें, अब हमने क्या किया हुआ है, इस y1 मतलब y डैश अपॉन y प्लस टू को माइनस पी स्क्वायर के साथ इक्वेट किया। तो नॉर्मल यहाँ पर क्या लगा, लॉग लगा, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, फिर लॉग को हटाया तो लास्ट में जो वैल्यू मिली लास्ट में वो मिली C3 ई टू द पावर माइनस ऑफ पी स्क्वायर प्लस टू बाई वाई। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब इससे कुछ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, बस इसमें ये ध्यान रखना है हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कैसे किया। यही क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा कुछ नहीं है। अब जो मैं करवाऊंगा इसके बाद हीट इक्वेशन वेव इक्वेशन उनसे क्वेश्चन बनेंगे, तो मतलब चिल रहो। अगर नहीं भी समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, जो स्टेप नहीं आया चिल रहो, अभी हीटर इक्वेशन में और वेव इक्वेशन में सब कुछ सही हो जाएगा। सो इस यूनिट 4 मैथ्स की सीरीज में हमने अभी तक वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए अभी तक हमने इतनी सारी तैयारी करी कि वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा, मतलब सी एफ पी आई के थोड़े बहुत फॉर्मूले देखे, तो वो सब चीजें करी किस लिए, अब जो मेन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो जो पेपर में आती है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर में वही आता है यूनिट 4 से। अब जो मैं तीन चीजें पढ़ाऊंगा कौन कौन सी, हीट इक्वेशन वेव इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन, इनको लेके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इनको देख के थोड़ा सा डर लग सकता है बट इतना कुछ खास है नहीं। बस एक बार अगर आपको सीरीज पता लग गई, पेशेंस के साथ एक बार वीडियो को देख लोगे तो आसानी से सब कुछ आ जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना हीट इक्वेशन के साथ। तो मैंने हैंड रिटन नोट्स बना के रखे हुए हैं, आई होप दिख रहे होंगे अब स्क्रीन पर। तो चलो अब देखते हैं देख क्या रखा है। देखो, सबसे पहली बात मैंने बात करी थी कि हीट इक्वेशन क्या होती है। हीट इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो हीट इक्वेशन यूज किस लिए की जाती है, इससे पहले ध्यान से सुनना। मान लो ये कोई रॉड गिवन है ना, मैंने बना रखी है जिसकी लेंथ जो है वो है एल, है ना। अगर इसकी लेंथ एल है तो इसके अंदर हमें पता है क्वेश्चन बनता कैसे है। क्वेश्चन बेसिकली ऐसा बनेगा कि हमें इसके अंदर इस पॉइंट पे मतलब टेम्परेचर की इक्वेशन बताओ, मतलब टेम्परेचर कैसा होगा इस टाइम पे, तो उस टेम्परेचर को हम यू एक्स टी से डिनोट करेंगे।
आई मतलब बस सिर्फ सुनते रहना, इतना कुछ अभी सोचना मत कि भैया यू एक्स टी ही क्यों है, मतलब और कुछ क्यों नहीं है, बस सुनो अभी ध्यान से। तो देखो हीट इक्वेशन होती क्या है वो देखो, पहले सबसे बात तो क्या, डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। क्या होती है हीट इक्वेशन, डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा मैंने बताया ये यूज कब करते हैं, मान लो कोई एक रॉड है ना, एल लेंथ की, उसके अंदर हीट पास की जा रही है, मतलब दोनों साइड से, एक्स इज इक्वल टू जीरो की साइड से भी और एक्स इज इक्वल टू एल साइड से भी, है ना, इनिशियल टाइम पर दोनों की तरफ से हीट प्रोवाइड करी जा रही है। तो उस टाइम पे जो हीट इक्वेशन होगी उसके ऊपर जो टेम्परेचर है उसका निकालना है वैल्यू। अब देखो इसके अंदर दो चीजें होती है, मतलब हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन और साथ ही साथ लाप्लास इक्वेशन, तीनों का तरीका सेम होता है। अगर ये चाहे तो 10 नंबर का भी आ सकता है, 6 नंबर का भी आ सकता है, बट जो मेथड है वो कुछ कुछ सेम रहता है, और एक बार अगर आपने उस मेथड को सॉल्व कर लिया तो लास्ट का जो क्वेश्चन होता है वो आसानी से निकल जाता है। अब देखो जो बाउंड्री कंडीशन होती है हीट इक्वेशन के अंदर वो क्या होती है, अगर मैं बताऊं ना आपको सीक्रेट की बात, तो यही वेव इक्वेशन में भी होती है, और देखोगे लाप्लास इक्वेशन में भी कुछ ना कुछ यही कुछ सिमिलर सी ही होती है। तो देखो होती क्या है, हमने क्या करा, सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन में एक्स को जीरो रखा और देन एक्स को एल रखा, मतलब एक बार हम इसकी बात कर रहे हैं, एक्स कॉमा टी है ना मेरा फंक्शन, तो एक्स कॉमा टी के अंदर से पहले मैंने एक्स को जीरो रखा और फिर एक्स को एल रखा, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा, एक्स कॉमा टी था, उसमें मैंने एक्स को जीरो रखा तो क्या मिला, जीरो कॉमा टी, और जब मैंने एक्स को एल रखा तो मुझे मिला क्या, एल कॉमा टी। आई होप इतनी बात अभी तक क्लियर होगी। तो बाउंड्री कंडीशन के अंदर हमने एक बार एक्स को जीरो रखा और एक बार एक्स को एल रखा, क्योंकि मुझे रॉड की लेंथ जो थी एल लेंथ दे रखी थी, और साथ ही साथ वो लेंथ जाएगी कहां से, एक्स की जीरो टू एल, इसीलिए मैंने बाउंड्री कंडीशन में जीरो रखा एक्स को और एक बार एल रखा। ध्यान से सुनना, वीडियो बड़ी होगी बस चलने दो। अब देखो आगे क्या हो रहा है, अब होती है हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन। अच्छा इनिशियल कंडीशन क्या होती है, इनिशियल कंडीशन तब होती है जब जहां पर टाइम जीरो होगा, इनिशियल वही होगा ना जहां से एक बार क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, मतलब टाइम जीरो पर उसकी वैल्यू क्या होगी। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो अभी तक हमारे पास फंक्शन फिर से वही बात, एक्स कॉमा टी का चल रहा था, अब मैंने क्या करा, टी को जीरो कर दिया किसके अंदर, इनिशियल कंडीशन के अंदर, और जब कभी भी ऐसा होगा किसके अंदर, हीट इक्वेशन के अंदर, तब जो मेरी वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, तब वो बेटा एफ एक्स के इक्वल आएगी। एफ एक्स क्या है, अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब उसमें दिखेगा साफ साफ। और ये जो चीजें आपने लिखनी है ना कि हीट इक्वेशन क्या होती है, बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, इनिशियल कंडीशन क्या होती है, ये एज इट इज सेम ऐसी याद कर लो कि हीट इक्वेशन के अंदर यही होती है। अब देखो अब मेन चीज शुरू होती है यहाँ से, डेरिवेशन, मतलब आपको उस सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचोगे जो आपको क्वेश्चन में लिखनी है। तो उसके लिए आप तीन प्रोसेसेस करते हो। सबसे पहले देखो वेरिएबल सेपरेबल जिसके लिए पढ़ा था वो अब यहाँ काम आएगा। हमारी जो इक्वेशन है वो थी क्या, हमारी इक्वेशन थी डेल स्क्वायर यू, मतलब सॉरी, इक्वेशन है हमारी डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, यही इक्वेशन है। अच्छा अब ये जो फंक्शन है u, ये x कॉमा टी का फंक्शन है, साफ साफ दिख रहा होगा, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x x मतलब x का फंक्शन है और साथ ही साथ t का फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब जो मेरा u है वो xt के इक्वल है, सीधी सिंपल बात सिर्फ इतनी है। अगर नहीं समझ आ रहा तो ये समझो कि u जो है ना xt के इक्वल है, समझ आया। अच्छा अब देखो u अगर मेरा xt के इक्वल है तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, डेल यू बाय डेल टी की चाहिए। तो एक बार डेल यू बाय डेल टी करोगे तो डेल यू बाय डेल टी करके मुझे मिलेगा क्या, एक्स टी डैश, इसका मतलब टी का मतलब कैपिटल टी का विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी, पार्शियल डेरिवेटिव किया तो मुझे क्या मिला, एक्स टी डैश, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली जब मैं u का विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा वो भी दो बार, तो मुझे x डबल डैश टी मिलेगा, समझ आया। फिर से बता रहा हूं, डेल यू बाय डेल टी निकालूंगा तो x टी डैश मिलेगा, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर निकालूंगा, इसका मतलब u का विद रिस्पेक्ट टू x वो भी दो बार, तो क्या मिलेगा, x डबल डैश टी। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा अब देखते हैं आगे की बात क्या है, आगे क्या कह रहा है मेरे से, आगे लिखा हुआ है इन वैल्यूज को पुट करो किसके अंदर, इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन कौन सी, जो हमारे पास अभी अभी बनी थी, कौन सी, डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। ये जो मेरी हीट इक्वेशन थी इसको मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है ऊपर, इसी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पुट कर रहा हूँ। तो मैंने जब इन वैल्यूज को पुट डाउन किया किसके अंदर, इक्वेशन नंबर वन के अंदर, तो देखो क्या मिला, डेल यू बाय डेल टी की जगह मुझे क्या मिला, जो वैल्यू अभी मैंने निकाली, क्या, एक्स टी डैश, फिर सी स्क्वायर सेम, ठीक है, और डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर की जगह मुझे क्या मिला, एक्स डबल डैश टी। इतनी बात क्लियर है। अच्छा अब जो मैंने वेरिएबल सेपरेबल पढ़ाया था सिर्फ इसी एक स्टेप के लिए पढ़ाया था कि आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। वैसे तो ये बहुत बेसिक चीज है बट आपको आनी चाहिए थी। तो मैंने क्या लिखा, एक्स डबल डैश बाय एक्स, इसका मतलब
वेरिएबल्स जो कि सेम थे उनको एक साइड कर दिया, है ना, जैसे एक्स डबल डैश बाय एक्स कर दिया इज इक्वल्स टू 1/c² और टी डैश अपॉन टी कर लिया। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर सिर्फ मैंने वेरिएबल्स को सेपरेट किया एक दूसरे से, इसका मतलब एक्स को एक्स के साथ लिखा है और टी को टी के साथ लिखा है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, इस पूरे फंक्शन को मान लो किसी के वैल्यू के इक्वल है। अभी सवाल मत पूछना कि भैया के क्यों, सोचना मत बिल्कुल, अब एकदम मतलब बहरे बन जाओ, मतलब देखते रहो, कुछ नहीं, बस देखो क्या हो रहा है क्वेश्चंस के अंदर, जो आपने बेसिक पढ़ा है उनको यूज करो। अभी देखो समझ आने लग जाएंगी चीजें, अब एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना तब। अब देखो, इस पूरे को मैंने के इक्वल तो रख लिया। अच्छा, तो के इक्वल रखने से मैंने एक बार इसको इसको इक्वेट किया और एक बार इस पूरी वैल्यू को इसके साथ इक्वेट किया। देखो यही लिखा हुआ है एक्स डबल डैश बाय एक्स इज इक्वल्स टू के और 1/c² टी डैश अपॉन टी इज इक्वल्स टू के, है ना। दोनों को एक एक बार के साथ इक्वेट कर लिया। तो इसको के साथ इक्वेट करने पर मुझे क्या मिला, एक्स डबल डैश माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू 0। बस मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन बनाई है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या किया, एक इक्वेशन की फॉर्म में लाया हूँ इस आंसर को। अच्छा, इसको मैंने क्या कर लिया, 5 लेट कर लिया। इतनी बात समझ आई। चलो, 5 लेट कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है भैया, इसके बाद दो इक्वेशन मिल चुकी है। अब याद रखना, चाहे हीट इक्वेशन हो, चाहे वेव इक्वेशन हो, चाहे लाप्लास इक्वेशन हो, हमेशा जो भी इक्वेशन है सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल करना है, उसके बाद उसको हमेशा के इक्वल लिखना है और ऐसे दो इक्वेशन बनानी है, जैसे ये बनी है ना दो इक्वेशन, ऐसे ही दो इक्वेशन बना के उन्हें लिखना है। उसके बाद एक बार के को 0 रखना है, एक बार के को पॉजिटिव रखना है और एक बार के को नेगेटिव रखना है। याद होगा जब मैंने वेरिएबल सेपरेबल कराया था तो वहां पर मैंने -p², इसका मतलब माइनस में वैल्यू को लेट किया था। वो क्यों किया था मैंने अभी बताऊंगा, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन आती है ना बेसिकली, जो हमें यूज करनी होती है हीट इक्वेशन वेव इक्वेशन के अंदर, वो सॉल्यूशन जो आता है ना वो हमारा नेगेटिव वैल्यू से ही आता है, बट हमें क्वेश्चन के अंदर जीरो और पॉजिटिव से भी निकाल के दिखाना होता है कि सॉल्यूशन बन क्या रहा है। तो देखो, अब जब मैंने के को 0 रखा तो इसके अंदर के को 0 पुट करते मुझे क्या मिला, एक्स डबल डैश 0, और इसके अंदर 0 पुट करते ही टी डैश मुझे क्या मिल गया, 0। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा, इस एक्स डबल डैश 0 का मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, d² मतलब एक्स का, कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो भी 2 बार, यही लिख सकता हूँ। सेम काम मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है और ये इक्वल्स टू 0 है। ऐसे ही अगर मैं टी डैश इक्वल्स टू 0 को कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो क्या होगा बेटा, ये होगा डी टी अपॉन डी टी। समझ आया, मतलब कैपिटल टी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, कुछ नहीं है इसका मतलब, है ना। अब देखो, यहां से इसको जस्ट उल्टा चलना है, इंटीग्रेशन आती है। इंटीग्रेशन कैसे, देखो एक्स की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, अगर मैं एक बार c1x प्लस c2 कर दूं, c1x प्लस c2 कैसा आएगा इसका आंसर, इंटीग्रेशन कर लेना पता लग जाएगा। जस्ट उल्टा चल रहा है, उल्टा क्या चल रहा है, जब इसका मैं इंटीग्रेशन कर लूंगा ना तब मुझे यही मिलेगा। समझ आया, मतलब d² x/dx² क्या मिलेगा, c1x प्लस c2। इतनी मुझे लग रहा है बेसिक बात तो आप लोगों को समझ आती होगी, नहीं आती तो एक बार दोबारा देखना, समझ आ जाएगी। 11th क्लास का मतलब 12th क्लास का बेसिक है क्या, कि d²x/dx² कन्वर्ट c1x प्लस c2 में क्यों हुआ, मैंने c1 c2 एक कांस्टेंट माने हैं सिर्फ, मुझे नहीं पता इनकी वैल्यू क्या है, बट एक कांस्टेंट को मैंने लेट किया है। ऐसे ही सिमिलरली इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, ये c3 के इक्वल होगा। समझ आया, इसका मतलब x की वैल्यू c1x प्लस c2 है और t की वैल्यू क्या है बेटा, t की वैल्यू है c3। अच्छा, अभी अभी हम ऊपर पढ़ के आए तो हमारी जो u की वैल्यू थी, क्या थी बेटा u की वैल्यू बताओ, u की जो वैल्यू थी वो u इज इक्वल टू एक्स टी के इक्वल थी। अच्छा, u इज इक्वल टू एक्स टी के इक्वल थी तो लिख दो। देखो, अभी अभी हम पढ़ के आए, जो हमारा u था वो किसके इक्वल था, एक्स टी के। तो देखो x की वैल्यू मुझे मिली क्या, c1x प्लस c2, और t की वैल्यू क्या मिली, c3। तुम इसको पुट कर लो क्या, c1x प्लस c2 साथ ही साथ c3। तो ये जो हुआ ना u, ये हमारा पहला सॉल्यूशन हुआ। क्या हुआ, पहला सॉल्यूशन हुआ। मतलब 0 को पुट करने के बाद के अंदर मुझे जो सॉल्यूशन मिला ना, वो मुझे क्या मिला, c1x प्लस c2 बाहर ब्रैकेट के c3। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब नीचे देखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने इक्वेशन बना के लिखी हुई है क्या, कि uxt किसके इक्वल हो गया, uxt इक्वल हो गया c1x प्लस c2 बाहर c3। अच्छा, अब मैंने बताया था एक बार k को 0 रखो, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। अब बारी है k को पॉजिटिव रखने की। अगर मैं k को पॉजिटिव रखता हूं तो मैंने क्या करा, k को p² के इक्वल रख लिया। समझ आया, पहले मैंने क्या करा था, k को 0, फिर k को p², अब मैं k को क्या रखूंगा इसके बाद, इस स्टेप के बाद रखूंगा k को -p²। अच्छा, अगर मैंने यहाँ p² रखा
पी स्क्वायर में रख किस में रहा हूँ ये भी ध्यान रखो, पी स्क्वायर में रख रहा हूँ जो इक्वेशन बनी थी अभी अभी, कहां गई इक्वेशन बनाई थी ना अभी अभी ये वाली 5, इसमें रख रहा हूँ क्या, एक बार के की जगह मैं पी स्क्वायर रखूंगा, जीरो रख चुका हूँ। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में माइनस पी स्क्वायर भी यहीं पुट करूंगा, याद रखना कहां पुट कर रहा हूँ, कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करो बाद में। अच्छा ठीक है, पी स्क्वायर पुट किया तो मुझे क्या मिला, एक्स डबल डैश माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ऐसे ही टी के फंक्शन में क्या करा, टी टी डैश माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो। सिर्फ मैंने जहां पर के था वहां पर पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करी है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। इसके बाद अब देखो, अगर आप लोगों को फर्स्ट सेम का पार्शियल डिफरेंशिएशन याद है, तो वहां पर एक तो सी एफ पी आई होता था, है ना, एक होता था ऑक्सिलरी इक्वेशन, एक होता था सी एफ और एक होता था पी आई। अगर मैं आपको सीधी सिंपल बात बताऊं, आपको यहाँ पर पीआई की बात सोचनी नहीं है, चाहे वो हीट इक्वेशन हो, चाहे वेव इक्वेशन हो, चाहे लाप्लास इक्वेशन हो, अब रटना चाहो रट लो, यहाँ पर हमेशा पीआई तीनों में जीरो मिलता है। बात आती है सीएफ की, सीएफ के फॉर्मूले मैंने जस्ट अभी इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाए हैं, उसको जाके एक बार गो थ्रू कर लेना, समझ आ जाएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में एक चीज ध्यान रखना क्या, जैसे मान लो यहाँ देखते हैं, जो इक्वेशन बनी हमारी एक्स डबल डैश माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर मैंने क्या करा, इस एक्स डबल डैश को क्या लिखा, डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ हुआ क्या, गौर करना, मैंने क्या लिखा हुआ है, ये जो डी होता है ना, ये डी अपॉन डी एक्स के इक्वल होता है। ये आपने फर्स्ट सेम में भी पढ़ा था, जिसको नहीं याद दोबारा देख लो, क्या कैपिटल डी किसके इक्वल होता है, स्मॉल डी अपॉन डी एक्स के। समझ आया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करा, डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ बेटा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन वो भी दो बार, है ना, माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों में से बस कुछ नहीं हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डी स्क्वायर और एक्स माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। बस इनमें से मैंने क्या करा हुआ है, डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर में से एक्स मैंने कॉमन निकाला हुआ है, इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। अब समझ आया ये स्टेप क्या लिखा हुआ है, क्या हुआ है, बस वही, जो कैपिटल डी है वो डी अपॉन डी एक्स के इक्वल है, ना कि डी एक्स, याद रखना ये सिंगल डी है, यहाँ पर इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसमें से एक्स कॉमन निकल चुका है। फर्स्ट सेम की अगर बात जिसको याद होगी तो उसको इसमें डिफिकल्टी नहीं आ रही, बट अगर जिसने फर्स्ट सेम में इस पे ध्यान नहीं दिया उसको डिफिकल्टी पक्का आ रही होगी। बट देखो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये जरूरी है, कहीं आप सोचो ना कि इसको स्किप करके मैं सीधा सोल्यूशन पर आ जाऊं, तो बेटा ये क्वेश्चन 6 से 7 नंबर का या 10 का भी आ सकता है, उसके अंदर आपको ये तीनों स्टेप दिखाने हैं, उसके बाद ही आपको आंसर के अंदर आना है। अगर आप ये तीनों स्टेप दिखा के आंसर तक भी नहीं पहुंचोगे ना, तो आपको 10 में से 6 या 7.5 नंबर आप तो मिल ही जाएंगे, पक्की बात है, लिख के ले लो। अब देखो, मुझे मिल गया यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गई दोनों की। ऐसे टी डैश के लिए मैंने क्या करा, डी नहीं बना, डी वन मान लिया, तो डी वन माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर और टी निकाल लिया कॉमन, इज इक्वल टू जीरो। आई होप बात क्लियर होगी। अब देखो, मैंने लिखा हुआ है कि डी वन जो है वो डी अपॉन डी टी है और डी क्या है, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन है क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी क्या, देखो ध्यान से, यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी कि डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो बन सकता है, और क्या बनेगा, डी वन माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। समझ आई बात। अब देखो, यहां से बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज क्या है, जब मैं यहां से क्या करूंगा, जब मैं इसको वहां लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का पी स्क्वायर, जब ये स्क्वायर हटेगा और यहाँ पर रूट लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी प्लस माइनस पी। समझ आया, मतलब रूट हटते ही क्या होता है, रूट हटते ही क्या लगता है, प्लस माइनस लग जाता है। तो वही सेम काम यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर देखो क्या हुआ है, सेम काम यहाँ भी हुआ, क्या डी वन यहीं पर था, इसको मैंने वहां भेज दिया, तो ये प्लस में सी स्क्वायर पी स्क्वायर आ गया। अभी अभी सी एफ का फॉर्मुला पढ़ के आए थे, जब दो डिस्टिंक्ट रूट होते हैं तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, सी वन ई टू दावर पी एक्स प्लस सी टू ई टू दावर ऑफ माइनस पी एक्स। फिर से सी एफ याद रखना, सी वन ई टू दावर पी एक्स, सारा सी एफ पी आई और ए ई का खेल है। अगर ये आता है आपको तो आपके 10 में से 7-8 नंबर पक्के हैं, नहीं आता तो फिर नहीं पक्के, फिर तो वही हो जाएगा काम कि रट सकते हो जितना उतना रट लो, बट रटने वाला काम नहीं है। अगर कहीं कंफ्यूज हो गए तो सारा एक्स और वाई टी सब सेम लगता है उस टाइम पे, तो जितना मुझे लगता है वहां पर। अब देखो, यहाँ से मैंने सी एफ निकाला दोनों का, सी एफ मुझे क्या मिला, यहाँ मुझे मिला सी वन ई टू दावर ऑफ पी एक्स, सी टू ई टू दावर ऑफ माइनस पी एक्स, एक बार प्लस पी के लिए एक बार माइनस पी के लिए। सिमिलरली यहाँ पर क्या, ए की फंक्शन है तो ए की वैल्यू तो क्या लिखा जाएगा, सी थ्री, मतलब अलग कॉन्स्टेंट, और ई टू दावर सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी। आई होप इतनी बात बच्चों को क्लियर होगी। मैंने बताया था पी आई जीरो है तो पी आई हमेशा जीरो रखना है। अब देखो, ये मुझे वैल्यू किसकी मिली, अच्छा, जो हमारे पास इक्वेशन आती है, जैसे यहाँ से अगर मैं एक्स निकालना चाहूँ तो वो सी एफ प्लस पी आई आएगी।
अब मुझे पता है कि पी आई मेरा हमेशा जीरो है, तो जो मेरा सी एफ है वही मेरी एक्स की वैल्यू है। देखो मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, सी वन इंटू दी पावर ऑफ पी एक्स, ये पूरा सेम है, और इसके बाद प्लस, मतलब प्लस, हाँ ठीक है, सी वन ई टू दी पावर, यहाँ बेटा प्लस नहीं आएगा, ये गलत है, ठीक है, सी थ्री ई टू दी पावर सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद ध्यान रखना वहां प्लस नहीं आएगा, मैं एक बार नोट्स में अगर मुझे याद रहा तो मैं इसे मिटा के तभी आपको फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है। अब देखो, वैसे भी इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बट आप ध्यान रखना यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना फंक्शन, तो हो जाता है कभी और गलती, कोई नहीं, चलो। अब देखो, अब मैंने बताया था प्लस ले लिया, अब माइनस लेंगे। माइनस लेने पे क्या आ रहा है, जब के मेरा नेगेटिव है तो वैल्यू क्या बन रही है, के इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी स्क्वायर। अच्छा, जब के माइनस पी स्क्वायर बन रहा है, तो अब जो वैल्यू मैं किस में पुट करूंगा, 5 में, फिर से आ जाओ 5 देख लो, 5 वही है बेटा, बार बार हम एक में पुट कर रहे हैं, कौन सी, यही वाली, इसी में बार बार वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। अब इस के की जगह माइनस पी स्क्वायर, इस के की जगह माइनस पी स्क्वायर पुट कर रहे हैं, ठीक है, इस के की जगह माइनस पी स्क्वायर पुट कर लिया, आ जाओ ये रे। अब देखो, एक्स डबल डैश प्लस पी स्क्वायर एक्स और टी डैश प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो। समझ आई बात? अच्छा, फिर से वही, क्या, डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। जब एक बार करने बैठोगे ना याद हो जाएगा अपने आप ही, ध्यान रखना, डी वन प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अभी अभी इसके ऊपर डिस्कशन किया था, क्या होता है कैसे होता है, ठीक है, सेम काम यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर एक नई चीज पता है क्या है, नई तो नहीं है, मतलब अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ आ जाएगा, और नहीं लगाओगे तो कभी नहीं आएगा। अब देखो, यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिल रही है मुझे, डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यही मिल रही है। अच्छा, अगर जब मैं इस डी स्क्वायर को ये रखूंगा और वहां उसे भेज दूंगा, माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। बात से सहमत हो? अब देखो, मैंने पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, जो आयोटा स्क्वायर होता है वो माइनस वन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये जो माइनस है ना, इसको मैं डिस्प्लेस कर दूंगा किससे, माइनस ऑफ आयोटा, सॉरी, प्लस आयोटा स्क्वायर से, और ये पी स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया? जो ये माइनस लगा हुआ था ना, उसे मैंने माइनस वन कंसिडर करके उसकी जगह आयोटा स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, ये स्क्वायर लिखने से मुझे फायदा क्या मिला, जो मेरी वैल्यू मिल गई ना, वो प्लस माइनस आयोटा पी मिल गई। क्या मिली, प्लस माइनस आयोटा पी, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। समझ आया इसके बीच का स्टेप? ठीक है। अब देखो, मिटा देते हैं, बहुत जरूरी है ये चीजें समझाना। आई होप लेक्चर, देखो, लेक्चर बड़ा बनना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि बात कैसे पहुंचा सकता हूँ आपके तक। अब देखो, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन रही है क्या, डी वन प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया यहाँ पर आपने वो क्यों नहीं बनाया, क्या नाम है, आयोटा क्यों नहीं लिखा। बेटा इसलिए आयोटा नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर सी एक कांस्टेंट है, वो जो माइनस वन है वो कांस्टेंट का भी पार्ट हो सकता है, मतलब सी क्या है, सी कोई भी वैल्यू हो सकती है ना इसके अंदर, तो इसके अंदर आयोटा कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली। अब सी एफ जो होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, अभी अभी पढ़ के आए थे हम पीछे वीडियो में, क्या, सी एफ जो होता है वो क्या होता है, सी वन कॉस अल्फा एक्स, अल्फा एक्स मतलब, सॉरी, बाहर होता है ई टू दी पावर ऑफ अल्फा एक्स, तो अल्फा तो जीरो है, ये अल्फा होता है और ये बीटा होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, सी वन कॉस बीटा एक्स, तो बीटा क्या है यहाँ पर, आयोटा पी, सॉरी पी, तो पी एक्स, सी टू साइन पी एक्स, और इसका सी एफ, ये पर्टिकुलर एक वैल्यू है ना, तो सी थ्री ई टू दी पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। जिसको करते करते फॉर्मूले याद होंगे ना, उसके लिए बहुत आसान है, और जिसको सी एफ पी आई नहीं याद, बार बार कह रहा हूं, दिक्कत होगी, कर लो प्लीज। अब देखो, फिर से सॉल्व किया, तो जब इन दोनों को मैंने ऐड ऑन किया, मतलब इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि मेरे जो फंक्शन है एक्स और टी के है ना, तो ये मेरी पूरी वैल्यू एक्स की है और ये मेरी पूरी वैल्यू टी की है। जब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो मेरा क्या हो गया, तीसरा सोल्यूशन, जो कि मेरा जनरल सोल्यूशन की तरह काम करेगा। अच्छा, जनरल सोल्यूशन क्यों, मैं बताता हूँ, देखो, अब यही सोल्यूशन क्यों लिया हमने, इसके पीछे का रीजन जान लो। ये वाली इक्वेशन में देखो, क्या है, सी वन कॉस पी एक्स, सी टू साइन पी एक्स, सी थ्री ई टू द पावर ऑफ माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। अच्छा, इस इक्वेशन में देखो, कहीं पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं दिख रहा। सिमिलरली इसमें भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं दिख रहा। मतलब बात ऐसी है, हमें ना फंक्शन को बहुत ध्यान से जज करना होता है कि हमें लेनी कौन सी है। बस यही याद रखना कि आपका जो थर्ड सोल्यूशन होता है ना, मतलब जो आप के इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर पे सॉल्व करते हो, हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन, वही आपका सोल्यूशन यूज में आता है। अच्छा, हमारा स्टेप क्या था, सबसे पहले हमने क्या करा, हीट इक्वेशन लिखी, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल मेथड से एक इक्वेशन तक पहुंचे। उस इक्वेशन में हमने के को इक्वल रखा है ना, के को इक्वल रख के
एक इक्वेशन पर पहुंचे थे हम। फिर उस इक्वेशन में के को एक बार जीरो रखा, एक बार पी स्क्वायर रखा और एक बार माइनस पी स्क्वायर रखा। तो तीनों कंडीशन में एक एक सोल्यूशन हमें मिला। बट हम किसको जज करेंगे, मतलब किसके ऊपर वैल्यू लेके चलेंगे, वो होगा हमारा थर्ड सोल्यूशन जो कि हमने अभी अभी निकाला। अच्छा, इसके बाद हमारा जो आगे का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, अब हम बाउंड्री कंडीशन का यूज करते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन अभी अभी हमने ऊपर पढ़ी थी। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, अभी मैंने ऊपर भी लिखवाई थी। बाउंड्री कंडीशन थी क्या, कि हम एक बार एक्स को जीरो रखते हैं और एक बार एक्स को क्या रखते हैं, एल, है ना, क्योंकि जो मेरी लेंथ है रॉड की वो क्या है, एल है। तो जीरो टू एल जाएगी ना लेंथ, तो जीरो टू एल चली गई और दोनों की वैल्यू क्या है, जीरो। तो मैंने उन्हें कॉमनली क्या लिखा हुआ है, जीरो के इक्वल लिखा हुआ है। बात समझ आई। अच्छा, अब क्या करना होता है, ये जो इक्वेशन आई ना आपकी ऊपर जस्ट अभी, देख लेते हैं कौन सी वाली, ये वाली जो कि यहाँ लिखी हुई है। इसके अंदर जीरो पुट करो एक्स को, क्यों, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन कहती है ना कि एक बार जीरो पुट करो एक्स को और एक बार एल पुट करो। तो वही काम करना है। तो एक बार इसमें क्या पुट कर लो, एक्स पुट कर लो। तो एक्स पुट करा, मुझे क्या मिला, तो देखो जब एक्स को मैंने जीरो पुट करा तो ध्यान से देखो मिला क्या, एक्स को जीरो पुट किया तो एक्स टी की जगह मतलब क्या हो गया, जीरो कॉमा टी। और देखो जब मैंने उसके अंदर पुट किया तो ये हो गया सी वन कॉस जीरो और सी टू साइन जीरो, सी थ्री ई टू दावर ऑफ माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसके साथ एक्स का कॉम्पोनेंट था ही नहीं। अब देखो कॉस जीरो क्या हो जाएगा, कॉस जीरो हो जाएगा वन और साइन जीरो हो जाएगा जीरो। इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो खत्म हो जाएगी। तो बचेगा क्या, सी वन बचेगा सिर्फ, और ये कॉस जीरो हो जाएगा वन, है ना, और ये बाहर की वैल्यू एज इट इज सेम। और ये पूरा किसके इक्वल है, जीरो के, क्योंकि अभी अभी हम पढ़ के आए जो इसकी वैल्यू है वो किसके इक्वल है बेटा, जीरो के। और अगर ये जीरो के इक्वल है तो अब ध्यान से देखना, अगर ये पूरा जीरो के इक्वल है, अगर ये पूरा जीरो के इक्वल है तो क्या मैं C1 को जीरो रख सकता हूं, या छोड़ो C1 छोड़ो, क्या इस पूरे फंक्शन को मैं जीरो पुट कर सकता हूं। अगर मैं इस पूरे फंक्शन को जीरो पुट कर दूंगा ना तो आप देखोगे जो मेरा जनरल सोल्यूशन आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा, जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर पुट करते हैं C1 इज इक्वल टू जीरो, C1 को जीरो पुट करते हैं। अच्छा, C1 को जीरो ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि इक्वेट करने पर हमारे पास C1 ही जीरो हो सकता है। तो देखो अगर ये C1 C3 मान लो तो कॉन्स्टेंट इक्वल टू जीरो लिखे हुए, इसका मतलब दोनों में से कोई एक जीरो होगा तभी ये वैल्यू जीरो आ रही है। तो हमने क्या कंसिडर किया कि जो C1 है ये जीरो जीरो होगा, क्योंकि अगर C3 जीरो हो गया तो पूरा का पूरा जनरल सोल्यूशन ही क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए हमने कंसिडर किया कि जो हमारा C1 है वो जीरो है। अच्छा, हमारा अगर C1 जीरो आता है तो इक्वेशन नंबर 8 में, मतलब जो इक्वेशन हमारी ऊपर आई थी अभी मेन वाली, उसके अंदर C1 को जीरो पुट कर दो। तो जब हमने C1 को जीरो पुट किया तो जीरो मिला, प्लस C2 साइन पी एक्स, C3 ई टू दावर ऑफ माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। इतनी बात समझ आती है, ठीक है। हमने सिर्फ वैल्यूज को पुट किया है। अच्छा, इतनी वैल्यूज पुट करने के बाद मुझे मिला क्या, देखना ध्यान से। अब ये वैल्यू हो गई पुट। अब देखो इतनी वैल्यू पुट करने के बाद मुझे मिला क्या, C2 C3, है ना, ये रहा C2 C3 साइन पी एक्स ई टू दावर ऑफ माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। समझ आया। अब एक बार जीरो पुट कर लिया, अब x इज इक्वल टू एल पुट कर लो, किसमें, ये जो इक्वेशन अभी अभी आई है ना इसके अंदर। मतलब स्टेप चलते जाते हैं, जो जो इक्वेशन आती आ रही है उसके अंदर पहले x को जीरो पुट किया था 8 में, अब x को l पुट करेंगे इक्वेशन 9 में जो कि हमने जीरो पुट करने पर मिली है। अच्छा, अब ये 9 में पुट करा, ध्यान से देखो इसमें l पुट करने पर मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर pl हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो जब यहाँ पर ये pl हो जाएगा, देखो ये दिखेगी कैसी इक्वेशन, ये कुछ ऐसी दिखेगी और ये पूरी जीरो के इक्वल है, ठीक है। अब फिर से देखो यहाँ पर ये दो चीजें हैं, एक ये और एक पूरा ये, इन दोनों में से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा जिससे ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो देखो इस पूरे को जीरो हम कभी भी बना नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अगर ये पूरा जीरो हो जाएगा तो मेरी जो जनरल सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब यूएक्सटी हम कभी जीरो कर नहीं सकते। तो इसके लिए हम वैल्यू क्या करेंगे, साइन पीएल जो लिखा हुआ है ना इसके साथ, C2 साइन पीएल, ध्यान से देखो वहां जो कंडीशन है ना जनरल सॉल्यूशन में वो कुछ ऐसी है, और ये जो C2 है साइन पीएल के साथ लिखा हुआ है। तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो मेरा जनरल सोल्यूशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट इसके साथ क्या सीन हो सकता है, ये जो साइन पीएल है ये जीरो हो सकता है। साइन पीएल ही जीरो क्यों हो सकता है बेटा, अभी देखो साइन पीएल जीरो इसलिए हो सकता है क्योंकि C2 का इसमें रोल ऐसा है कि अगर C2 जीरो हो गया ना तो ये पूरी की पूरी जो 9 इक्वेशन आपको दिख रही है, ध्यान से देखो, C2 C3 साइन पी एक्स ई टू दावर ऑफ माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, अगर इसके अंदर मैंने C2 जीरो रख दिया ना
तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो की, जो कि हम नहीं चाहते। तो हम इसके अंदर जीरो लेट किसको करेंगे, साइन पीएल को। और साइन पीएल जब जीरो होगा तो आपको पता है कि जीरो कब आता है साइन के लिए, एन पाई पर आता है। तो यहां से जो पी की वैल्यू मिलेगी वो मुझे क्या मिल जाएगी, एन पाई अपॉन एल। अब इसी पी की वैल्यू को मुझे किस में पुट करना है, नाइन इक्वेशन में। मतलब जो इक्वेशन मुझे अभी लेटेस्ट मिली थी, कौन सी वाली, ये वाली इक्वेशन। तो आ जाओ इसके अंदर, ध्यान से देखो। तो जो वैल्यू मिली पी की इक्वेशन 9 में, वो क्या मिली, यू एक्स टी सी टू सी थ्री साइन, जहां पर पी था वो मैंने क्या लिख लिया, एन पाई अपॉन एल, एक्स सेम है ई, और जहां पर पी था वहां पर मैंने फिर से कर लिया, स्क्वायरिंग कर ली, मतलब एन स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या करा है, सी टू सी थ्री को बी एन लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, कोई एक दूसरा कॉन्स्टेंट बी एन। अच्छा, इस बी एन को लेट करते ही अब जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है ना, कौन सी, ये वाली बेटा, ये है बिल्कुल एग्जैक्ट जनरल सॉल्यूशन जो कि मेन सबको सॉल्व करने के बाद आया। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। हमने, फिर से बताता हूँ स्टेप्स हुए क्या। हीट इक्वेशन लिखी, हीट इक्वेशन से मुझे क्या मिला, मैंने उसके अंदर डेल यू बाय डेल टी की वैल्यू निकाली और डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली। ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करा, उससे क्या करा, जो मेरे पास इक्वेशन मिली उसको के इक्वल लेट किया। फिर उस के को उसके अंदर पुट करने के बाद मेरे पास एक और एक इक्वेशन आई, जिसको मैंने एक जनरल इक्वेशन मान ली। फिर उसके अंदर एक बार के को मैंने जीरो पुट किया, एक बार पी स्क्वायर पुट किया, एक बार माइनस पी स्क्वायर पुट किया। जब जीरो पुट किया तब हमारे पास कुछ वैल्यू आई, मतलब कुछ सोल्यूशन आया। पी स्क्वायर पुट किया तब एक सोल्यूशन आया, जब माइनस पी स्क्वायर पुट किया तब एक सोल्यूशन आया। ठीक है। अब उसके बाद हमने बाउंड्री कंडीशन का यूज किया। बाउंड्री कंडीशन का यूज कैसे किया, मेरे को पता है कि मेरा यू जीरो कॉमा टी, मतलब एक बार एक्स जीरो रखना है और एक बार एक्स एल रखना है। तो एक बार एक्स को जीरो रखा तो मेरे पास एक इक्वेशन मिली, फिर उसी को यूज करते हुए उसके अंदर मैंने एक्स को एल रखा, फिर एक्स को एल रख के अब मेरे पास लास्ट में जो इक्वेशन बची है वो ये बची है। समझ आया। और उसके अंदर अभी अभी मैंने सी टू सी थ्री को क्या, बी एन लेट किया है। समझ आया। अब बाउंड्री कंडीशन का यूज हो गया, अब बची हमारे पास इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या थी, बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखवाया था क्या, कि हमारा यू एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स। इसके अंदर जीरो कौन है, इसके अंदर टी जीरो है। तो जैसे ही मेरा टी जीरो हो जाएगा तो ये वाला फंक्शन है जो पूरा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये दिखेगा कैसा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, क्या, कि यू एक्स कॉमा जीरो सबमिशन। अच्छा, ये सबमिशन क्यों लिखा है, क्योंकि इसके अंदर एन की वैल्यू वन टू इन्फिनिटी तक जा सकती है ना, मतलब कुछ पता नहीं है कौन सा साइन का फंक्शन यूज हो जाए, तो इसलिए सबमिशन जनरल सॉल्यूशन दिखाने के लिए एन इज इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी भी सॉल्यूशन के अंदर एड ऑन करना होता है। समझ आई बात। अच्छा, एफ एक्स सबमिशन एन इज इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एल अपॉन एक्स, एन पाई अपॉन एल इंटू एक्स। यहाँ पर ये जो होता है, इसके अंदर बी एन की वैल्यू फिक्स होती है, क्या होती है, बी एन की वैल्यू होती है टू अपॉन एल जीरो टू एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। बस इन वैल्यूज को याद रखना। हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या होता है, जो अभी अभी मैंने ऊपर लिखा था, कौन सा, जस्ट जो अभी आया था ये वाला, ये वाला सोल्यूशन, कौन सा बेटा, ये वाला सोल्यूशन। और अभी अभी जो बी एन की वैल्यू है ये ये याद रखना। इतना था हमारा डेरिवेशन वाला पार्ट। अब आप कहोगे भैया डेरिवेशन पढ़ाई क्यों आती है पेपर में, बेटा जब क्वेश्चन आता है ना तब उसके अंदर आपको तीन सॉल्यूशन तक निकाल के रखनी पड़ती है वैल्यूज को। मतलब जो सॉल्यूशन निकले ना यहाँ तक, ये जितना यहाँ पर लिखा हुआ है ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा यहाँ तक। इसके बाद आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको दिखता है, अगर वो ज्यादा नंबर का है, तो सबसे पहली चीज, ज्यादा नंबर से मेरा क्या मतलब है, 6 नंबर, 6 नंबर का, 10 नंबर का, तब वहां पर आपको क्या करना है, यहाँ तक तो आपको लिखना ही लिखना है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। अब आपको लग रहा होगा यार तो बहुत बड़ा है, इसमें तो बहुत बोरिंग है। बोरिंग है मैं मानता हूँ, बट 2 बार लिखोगे ना याद हो जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप्स है, क्योंकि यही चीज अभी वेव इक्वेशन में भी सेम फॉलो होगी, सेम स्टेप अभी लाप्लास इक्वेशन में भी फॉलो होंगे। बट अगर 10 नंबर मिल रहे हैं तो मैं तो मानता हूँ पूरा वर्थ इट है। अब देखो क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर विद बाउंड्री कंडीशन। देखो बाउंड्री कंडीशन साफ साफ दी हुई है, क्या, यू एक्स कॉमा जीरो दिया हुआ है। ठीक है। बाउंड्री कंडीशन है यू जीरो कॉमा टी इज इक्वल्स टू जीरो, यू एल कॉमा टी इज इक्वल्स टू जीरो, वेयर लेंथ जो है वो जीरो टू एल जा रही है। समझ आई बात। सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखो जो इक्वेशन मुझे दी हुई है उसके अकॉर्डिंग डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर है। इसके अंदर देखोगे जो मेरी सी स्क्वायर की वैल्यू है ना वो वन हो गई, मतलब सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर वन हो गई। बाउंड्री कंडीशन क्या हुआ करती थी, सेम लिखो, क्या, यू जीरो कॉमा टी इज इक्वल्स टू जीरो, यू एल कॉमा टी इज इक्वल्स टू जीरो, सेम काम यहाँ पर भी। ठीक है। इनिशियल कंडीशन वहां पर किसके इक्वल हुआ करती थी,
वहां मैंने बताया था ना, इनिशियल कंडीशन होती थी यू एक्स कॉमा जीरो एफ एक्स के इक्वल होता था। अब मुझे क्वेश्चन में ना ये एफ एक्स गिवन है, ध्यान से देखो, मैं बता रहा था ना वहां पर कि वेट करो क्वेश्चन में दिखेगा। तो ये जो है ना, ये मेरा क्या है, एफ एक्स है, क्योंकि ये इसके इक्वल लिखा हुआ है। तो यहां से एफ एक्स की वैल्यू मिल गई, ठीक है, समझ आता है। अच्छा, अभी हम क्या पढ़ के आए, यू एक्स टी किसके इक्वल होता है, समीशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन। अच्छा, यही मैंने क्यों यूज किया, यही मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि देखो ये पूरा मेरा, ध्यान से देखो, बी एन साइन एन पाई अपॉन एल एक्स ई टू द पावर माइनस ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। पी की वैल्यू मुझे पता थी, मैंने क्या लिखी थी, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर टी, है ना। ये पूरी मेरे पास वैल्यू आई थी अभी अभी जब हमने सॉल्व किया था, जनरल इक्वेशन थी हमारी। अब इसके अंदर ये पूरा का पूरा जब मैंने टी जीरो पुट करूंगा, टी जीरो क्यों पुट करूंगा, क्योंकि मेरा जो इनिशियल कंडीशन होती है ना, उसके अंदर एक्स कॉमा जीरो में टी मेरा जीरो होता है। तो जब मैं इसके अंदर जीरो पुट करूंगा तो ये पूरा पार्ट गायब हो जाएगा, और जब ये पूरा पार्ट गायब हो जाएगा तो ये पूरी चीज किसके इक्वल है, थ्री साइन एन पाई एक्स के। तो सेम काम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जब वो एक्सपोनेंट वाली चीज गायब हो गई, मतलब जब वो एक्सपोनेंट वाली चीज गायब हो गई तो यहाँ पर क्या बचा, वन। तो ये तो पूरा एज इट इज सेम रहा। और ये थ्री साइन एन पाई एक्स के क्यों इक्वल है, क्योंकि वो पूरा एफ एक्स के इक्वल था, और एफ एक्स हमारा इस टाइम क्या है, थ्री साइन एन पाई एक्स, ठीक है। जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो बी एन क्या है, थ्री। अच्छा, और यहां से देखोगे एन पाई एक्स और एन पाई एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन इज इक्वल्स टू वन अपॉन एल बचेगा, और एल की वैल्यू क्या है, वन। तो जब हम इन सब वैल्यूज को, मतलब बी एन को और एल को पुट करेंगे किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, कौन सी, जनरल सॉल्यूशन के अंदर, जो कौन सी थी हमारी, ये वाली। जब हम इसके अंदर बी एन की वैल्यू थ्री और एल की वैल्यू वन पुट करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी, ये जो कि हमारा लास्ट आंसर होगा। अब आप देख रहे हो क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व किया तब तो बहुत छोटा था, क्वेश्चन बड़ा इसलिए बन जाता है, इनकी मार्किंग इसलिए बड़ी बन जाती है बेटा, क्योंकि वो जो डेरिवेशन हमने तीन सोल्यूशन तक निकाली ना, मतलब बी एन की वैल्यू तक, वो आपको हर जगह लिखनी ही पड़ेगी, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इतना ही था, कितना, हीट इक्वेशन के अंदर। अब बस लग रहा होगा हार्ड, कोई नहीं, मैंने करवा दिया। अब देखो इसके अंदर बार बार चीजों को रिवाइज करो, इसके अंदर ही घुसे रहो, मिल जाएंगे नंबर, 10 नंबर का है, तीन ही चीजें हैं जिनको पढ़ना है फोर्थ यूनिट के अंदर, ऑनेस्टली बता रहा हूँ यही आएंगी, और बार बार रिवाइज करो। तो अब हमने अपनी पिछली वीडियो में हीट इक्वेशन पढ़ चुके हैं। हीट इक्वेशन के अंदर हमने जो जो काम किया था सेम काम, मतलब स्टेप्स वही रहेंगे, इक्वेशन अलग रहेगी। जैसे कि देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज जो वेव इक्वेशन दिखती है वन डायमेंशनल में, वो कैसी दिखती है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, है ना। थोड़ा सा ही चेंज है, मतलब यहाँ पर डबल डेरिवेटिव ऑफ यू हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू टी। अच्छा, यहाँ पर याद रखना जो सी स्क्वायर की वैल्यू होती है वो टी अपॉन एम होती है। क्या होती है, सी स्क्वायर की वैल्यू टी अपॉन एम। अच्छा, ये हम यूज कब करते हैं, मान लो कोई एक स्ट्रिंग है, जैसे यहाँ पर कोई एक स्ट्रिंग दे रखी है लेंथ एल की, है ना, उसको हमने क्या किया, यहाँ से स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने पे कुछ ऐसा कर्व बनेगा, फिर उस कर्व के बाद जैसे ही हमने स्ट्रिंग खींची उसको ऐसे छोड़ दिया, तो होगा क्या, वो कुछ ऐसा, मतलब पीरियोडिक फंक्शन सा फॉर्म करेगा। इसी पीरियोडिक फंक्शन की वैल्यू को निकालना इस क्या है, हमारा वेव इक्वेशन। अच्छा, अब बाउंड्री कंडीशन क्या होती थी, वहां पर बाउंड्री कंडीशन वहां पर जो होती थी एज इट इज सेम बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, यहां पर भी होगी। जैसे कि देखो यहां पर बाउंड्री कंडीशन क्या है, u जीरो कॉमा टी इज इक्वल टू जीरो, फिर u एल कॉमा टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये बात समझ आती है। चलो अब थोड़ा इनिशियल कंडीशन की ओर देख लेते हैं। इनिशियल कंडीशन हीट इक्वेशन में क्या देखी थी, u एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स, और सेम हीट इक्वेशन, मतलब सेम इनिशियल कंडीशन यहाँ पर भी होगी। अच्छा, अब देखो जिसने हीट इक्वेशन की जिसने हीट इक्वेशन नहीं पढ़ा वो एक बार हीट इक्वेशन वहां से पढ़ के आएगा, फिर इस वीडियो पे देखेगा तो उसे समझ आ जाएगा सारा का सारा। अच्छा, अब देखो इक्वेशन क्या है यू की, वो एक्स और टी की टर्म्स में है, तो एक्स और टी की टर्म्स में है, तो देखो होगा कैसे, मुझे जो वैल्यू है किसकी चाहिए, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय, सॉरी यहाँ पर डेल टी स्क्वायर आएगा और यहाँ पर डेल एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसका u का विद रिस्पेक्ट टू t करना है टू टाइम्स, और u का करना है विद रिस्पेक्ट टू x टू टाइम्स। तो देखो जब हमने u का विद रिस्पेक्ट टू t करा दो बार तो क्या मिला, x t डबल डैश, और जब u का x के साथ डबल डेरिवेटिव करा तो क्या मिला, x डबल डैश t। अच्छा, तो इन दोनों वैल्यूज को हमने एज इट इज पुट अप कर लिया। अब क्या करना है, अच्छा वहां पर हमने क्या किया था, इन्हीं वैल्यूज को सबसे पहले k के इक्वल रख लिया था, या भी रुको k में क्यों रखना है, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर वन कौन सी, जो हमारी वेव इक्वेशन है, कौन सी वाली, ये वाली।
इस इक्वेशन में पुट करा तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा एक्स टी डबल डैश इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर एक्स डबल डैश टी। यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाओ। देखो नीचे दिखाता हूँ वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाया कैसे है। फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाया तो मुझे मिला क्या, जब मैंने ये इक्वेशन बनाई यहाँ से एक्स डबल डैश अपॉन एक्स आया 1/c² टी डबल डैश अपॉन टी इज इक्वल्स टू के। मतलब ये हमने क्या करा, वेरिएबल सेपरेबल से इन्हें सेपरेट कर लिया। उसके बाद इक्वल्स टू के रखा। इक्वल्स टू के क्यों रखा, लास्ट वीडियो में जब हीट इक्वेशन हमने सॉल्व की थी वहां पर भी हमने उसको इज इक्वल्स टू के ही रखा था। अब इक्वल्स टू के रख लिया। अब क्या अगला स्टेप क्या होता है हमारा, हीट इक्वेशन में भी अगला स्टेप हमारा सेम था। क्या था, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स को पहले एक बार के साथ लिखो, फिर इस पूरी वैल्यू को किसके साथ, के साथ दोबारा इक्वेट करो। तो देखो सेम काम हमने यहाँ पर किया हुआ है। क्या किया हुआ है, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू के, है ना। उसके बाद 1/c² टी डबल डैश अपॉन टी इज इक्वल्स टू के। अच्छा, जब हमने इसको के साथ इक्वेट किया तो मुझे इक्वेशन क्या मिली, एक्स डबल डैश माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, जब इसको के साथ क्या करा इक्वेट तो क्या मिला, टी डबल डैश माइनस सी स्क्वायर के टी इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अभी के लिए लाइन स्किप कर दो, ये भी जब हम इक्वेशंस को के की वैल्यू पुटअप करेंगे ना तब काम आएंगी। चलो ठीक है, अब ये हमें वैल्यू मिल चुकी है। कौन सी, ये इक्वेशन मिल गई जो यहाँ पर लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 4 के नाम से है। तो इक्वेशन नंबर 4 जो है उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि हीट इक्वेशन में किया था, क्या किया था भैया, वहां पर पहले के की वैल्यू 0 रखी, फिर पॉजिटिव मतलब p² रखी, फिर नेगेटिव रखी क्या, माइनस ऑफ p²। सेम काम इधर भी होगा। तो अगर हीट इक्वेशन नहीं देखी तो एक बार उसे देख लेना, बहुत डीपली समझाया हुआ है हर एक स्टेप क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब देखो, अब जब हमने के की वैल्यू 0 रखी तो मुझे मिला क्या, तो देखो मैं दिखाता हूँ इस इक्वेशन को एक बार। ये जब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, के की वैल्यू 0 रखूंगा तो मुझे एक्स डबल डैश क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अच्छा, जब इसके अंदर मैं के की वैल्यू को 0 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टी डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, उसके बाद अब एक्स डबल डैश इज इक्वल्स टू 0 क्या होगा, एक्स डबल डैश इक्वल्स टू 0 मतलब देखो एक्स डबल डैश का जो मतलब है ना वो ये है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना। एक सेकेंड थोड़ा खराब हो गया, डी एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा ये, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, सेम इंटीग्रेशन जैसे हमने वहां पे किया था सेम काम यहाँ भी होगा। क्या, c1x प्लस c2, क्या c1x प्लस c2, एक्स की वैल्यू आ गई। अच्छा भैया, t की वैल्यू कैसे आएगी, तो t यहाँ पर t डबल डैश इज इक्वल्स टू 0 है। तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, 3c3t प्लस c4। t क्यों आया, क्योंकि वेरिएबल t का है। और यहाँ पर x क्यों आया था, क्योंकि वेरिएबल किसका था, x का। आई होप इतनी बात समझ आई होगी। इंटीग्रेशन करना है नॉर्मल, वहां पर ही बस ये टी डबल डैश नहीं होता था, वहां पर टी डैश होता था, इसलिए वहां पर कांस्टेंट c3 आता था। यहाँ पर कांस्टेंट क्या आएगा, c3x प्लस c4, क्योंकि यहाँ पर टी डबल डैश 0 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ से देखो वैल्यू निकल गई x की और t की। अच्छा, यू जो हमारा फंक्शन है वो x t के इक्वल है, जैसा कि हीट इक्वेशन में होता सेम काम वेव इक्वेशन में भी होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो c1x प्लस c2 मल्टीप्लाई बाय c3t प्लस c4। ठीक है, ये हमारा पहला सॉल्यूशन आ गया बाय यूजिंग k इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट काम क्या है, हमारा k जो होगा वो होगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव में हम क्या लेंगे, p²। ठीक है, तो x डबल डैश माइनस p² x इज इक्वल्स टू 0। मैंने क्या करा, जो इक्वेशन हमारी 4 थी, कौन सी, ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर अब मैं क्या पुट कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं p² पुट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जब मैं p² पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, x डबल डैश माइनस p² x इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ क्या होगा, t डबल डैश माइनस p² c² t इज इक्वल्स टू 0। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। सेम चीज नीचे लिखी हुई है, चलो देखते हैं फिर नीचे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, नीचे आ जाते हैं, नीचे कहां पर, यहाँ पर देखो। अब जब हमारा ये पॉजिटिव आ गया तो x डबल डैश p² x इज इक्वल टू 0। ऐसे ही t में जब पुट करा तो मैंने बताया क्या आया, t डबल डैश माइनस c² p² t इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सेम जैसे वहां पर क्या था, d की वैल्यू मैंने बताई थी, वहां पर d बाई डी एक्स है, और d1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, dy dt। सेम काम यहाँ पर भी हुआ है, क्या, d² माइनस p² x इज इक्वल टू 0, फिर d1² माइनस c² p² t इज इक्वल टू 0। जिस पर नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पर ये वैल्यूज आ कैसे रही है, हीट इक्वेशन वाली जो वीडियो है ना उसके अंदर एक बार जाके इस वाले पार्ट से गो थ्रू हो, जब के की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं वहां पर मैंने बताया हुआ है पूरा कि कैसे कैसे वैल्यू आ रही है ना, और एक्स सी क्यू कॉमन आ रहा है, टी कैसे कॉमन आ रहा है। तो वहां से एक बार गो थ्रू हो जाओगे सब कुछ समझ आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये सारा ईजी लगेगा कि सब कुछ सेम ही है, बस थोड़ी बहुत वैल्यूज में चेंज आता है। अच्छा, अब डी की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे यहाँ से,
तो जो ऑक्सिलरी थोड़ी सी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी वन स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ से डी की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखो, जब मैं डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो करूंगा तो डी स्क्वायर मिलेगा पी स्क्वायर के इक्वल, और जब मैं इसका रूट लाऊंगा तो प्लस माइनस पी मुझे क्या मिलेगा, आंसर। अच्छा, ये तो मिल गया मुझे इस वाले साइड का डी। जब मैं यहाँ देखूंगा डी वन स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो होगा क्या, डी वन स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर। तो जो डी वन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्लस माइनस सी पी। ठीक है, दोनों वैल्यू समझ आ गई कैसे आई है। ठीक है, अब देखो क्या करना होता है, सी एफ निकालना होता है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही हीट इक्वेशन में कि पी आई आपके तीनों कंडीशन, चाहे वो हीट इक्वेशन हो, वेव इक्वेशन हो, चाहे लाप्लास हो, तीनों में पी आई क्या होता है, जीरो होता है। तो पी आई की तो ऐसा सच इतनी कोई टेंशन है नहीं, बट सी एफ क्या होगा, जब देखो यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट रूट है, मतलब पी और माइनस पी। तो डिस्टिंक्ट रूट के लिए मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है पिछली वीडियोज में, क्या, सी वन ई टू द पावर ऑफ पी एक्स, मतलब एक बार पावर में पी फिर एक बार पावर में माइनस पी, समझ आया। उसके बाद यहाँ क्या है, एक बार प्लस सी पी और एक बार माइनस सी पी है, तो एक कांस्टेंट C3 फिर पावर में Cp फिर एक कांस्टेंट C4 उसके साथ पावर में माइनस Cp। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। CF वाली वीडियो जो आपने देखी होगी तो उसमें आपको समझ आ गया होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, CF भी निकल गया। अच्छा, अब CF निकल गया, PI जीरो है, तो मेरा जो टोटल X की वैल्यू होगी वो क्या होगी, CF के इक्वल होगी। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर जो T की वैल्यू होगी CF के इक्वल होगी। जब यहाँ से मैं U की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो यहाँ से मुझे जो U की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, U इज इक्वल्स टू एक्स टी। U इज इक्वल्स टू एक्स टी का मतलब C1 e टू द पावर ऑफ px प्लस C2 e टू द पावर ऑफ माइनस px मल्टीप्लाई में t की वैल्यू कौन सी, C3 e टू द पावर ऑफ cpt प्लस C4 e टू द पावर ऑफ माइनस cpt। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई, मतलब दूसरा जो सॉल्यूशन आया बाय यूजिंग k पॉजिटिव। अच्छा, मैंने बताया था सॉल्यूशन आएगा वो आएगा k को नेगेटिव रख के। चलो k का नेगेटिव वाला केस भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व होता है। अब जो हमारा k है वो नेगेटिव है, तो k नेगेटिव से क्या मतलब है भैया आपका, तो k जो होगा माइनस ऑफ पी स्क्वायर के इक्वल होगा। अब वही k पी मतलब k जो है माइनस पी स्क्वायर पुट किस में कर रहे हैं, फिर से आ जाओ इक्वेशन दिखाता हूँ, बार बार मतलब रिपीट करना पड़ रहा है बट कोई बात नहीं। ये रहा, ये जो इक्वेशन है ये वाली फोर्थ वाली, इसके अंदर फिर से हमने क्या पुटअप करा है, माइनस ऑफ पी स्क्वायर। तो देखो जब इसके अंदर मैं माइनस ऑफ पी स्क्वायर पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, एक्स डबल डैश प्लस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा टी डबल डैश प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं नीचे की तरफ, जब हमारा के जो होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखो नीचे आते हैं, जब के हमारा नेगेटिव है, ये रहा। अब जब हमने के को नेगेटिव लिखा है तो क्या मिला, एक्स डबल डैश प्लस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, अभी पीछे देखा हमने, फिर टी डबल डैश प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो, दोनों इक्वेशन मिल गई। सेम काम जैसा वहां पे हुआ था, क्या, एक्स डबल डैश को क्या लिखा, डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, फिर डी वन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिली, ये जो पूरी वैल्यू है जीरो के इक्वल हो गई और ये पूरी वैल्यू जीरो के इक्वल हो गई। अब देखो यहाँ हुआ क्या, ध्यान से देखना, पहले मैंने बताया था समझाता हूँ। ये आयोटा वाली टर्म आई कैसे, आयोटा वाली टर्म आई कैसे, देखो यहां से अब मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। मैंने क्या करा, डी स्क्वायर को ऐसे ही रखा, माइनस ऑफ पी स्क्वायर कर दिया। ये जो मेरा माइनस वन है, ये मैंने हीट इक्वेशन में ही बताया था, माइनस वन क्या होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन। तो इस माइनस वन को मैंने आयोटा स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर दिया, तो रिप्लेस करने पर मुझे क्या मिला, आई स्क्वायर पी स्क्वायर। और जब मैं इसके अंदर से डी की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो मुझे मिलेगा प्लस माइनस आयोटा पी। अच्छा, ऐसे ही सिमिलरली डी वन मेरा क्या मिलेगा, प्लस माइनस आयोटा सी पी। आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। चलो सेम काम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने एक बार सॉल्व करके भी बता दिया। अब देखो इसको तो मिटाते रहेंगे, नोट्स में तो मिल ही जाएगा साफ साफ। अब देखो यहाँ से दोनों मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई है। अब पी आई मैंने बताया हुआ है सब में जीरो होता है, तो पी आई की तो कोई दिक्कत नहीं है, पी आई इसमें भी जीरो है। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रूट है, तो कॉम्प्लेक्स रूट के लिए क्या लिखते हैं, सी वन कॉस पी एक्स, मतलब बीटा जो है इसमें क्या है, पी है, तो पी किसके इक्वल है, बीटा के, तो फॉर्मूले में बीटा जहां पर है वहां पर पी आएगा। फिर सी टू साइन पी एक्स, फिर इसमें क्या आएगा, सी थ्री कॉस सी पी टी, फिर सी फोर साइन सी पी टी। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा, अब जो हमारी इक्वेशन बनती है वो कैसे बनेगी, u इज इक्वल्स टू एक्स टी, तो ये मेरी x की वैल्यू और ये मेरी t की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया, मुझे क्या मिल गया, मेरा थर्ड सॉल्यूशन। अच्छा, हम क्या करते थे, पहले हमने क्या करा, सबसे पहले वेव इक्वेशन लिखी,
वेव इक्वेशन के बाद उसके अंदर से उसकी वैल्यूज को निकाला, वेरिएबल सेपरेबल करा, वहां से इक्वेशन मिली, उसको के इक्वल लेट किया, फिर के की जो वैल्यू है उसको पहले इज इक्वल्स टू 0 रखा, फिर पॉजिटिव रखा, फिर नेगेटिव रखा। अब नेगेटिव रखने पर मुझे जो वैल्यू मिली है वो ये मिली है। अब हम इसी को क्यों यूज करेंगे ये भी सुन लो। अच्छा, इसको यूज करने का तरीका ये है, इसलिए क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जब हम उस स्ट्रिंग को छोड़ेंगे तो कुछ ऐसा पीरियोडिक फंक्शन फॉर्म करेगा। ऐसा पीरियोडिक फंक्शन किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही पॉसिबल है। तो देखोगे ये थर्ड इक्वेशन मिली है ना माइनस पी स्क्वायर यूज करके, सिर्फ इसी के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब कॉस और साइन सिर्फ इसके अंदर है। अगर हम देखें पिछली दो इक्वेशंस को, मैं दिखा देता हूँ। पिछली दो दो इक्वेशन आई है ये रही, देखो ये वाली, क्या इसके अंदर कहीं साइन और कॉस का कंपोनेंट है? नहीं है, तो इसलिए ये वाली कंडीशन हम नहीं यूज करेंगे। ऐसे ही और ऊपर आओ, मतलब फर्स्ट वाली जो कंडीशन आई है इसमें तो साइन और कॉस का भी क्या है, कोई भी नामो निशान नहीं है, तो ये भी हम यूज नहीं करेंगे। दैट इज वाई हम जो हमारा थर्ड सोल्यूशन है जो माइनस पी स्क्वायर को लेकर सॉल्व करा है वही यूज करा जाता है, क्योंकि हमें पीरियोडिक फंक्शन चाहिए होता है और वो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही प्रोवाइड कर सकता है। अब हीट इक्वेशन में भी हमने यही किया था, सॉल्यूशन निकल गए तीनों, अब बाउंड्री कंडीशन का यूज करना है। बाउंड्री कंडीशन स्टार्टिंग में भी लिखवाई थी, हीट इक्वेशन में भी यही होती है, वेव में भी यही है। तो अब करा क्या, सबसे पहले इसके अंदर x को 0 रखा, तो जब मैंने x को 0 रखा तो ये cos 0 हो गया और ये sin 0 हो गया। तो cos 0 होते इसकी वैल्यू हो गई 1 और ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, क्योंकि sin 0 क्या होता है 0। अच्छा, यहाँ पर कहीं भी x का कंपोनेंट नहीं है, तो ये पूरा का पूरा सेम, और ये cos वाला cos 1 हो गया, ठीक है, मतलब cos 0 क्या हो गया 1 हो गया, और C1 ऐसे ही रहा। ये sin वाला कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से बचा क्या, देखो अब जब हमने इसके अंदर 0 पुटअप कर लिया, यहाँ से अब वही वाला खेल वापस शुरू होता है, कौन सा, कि किसको 0 रखना है और किसको 0 नहीं रखना। तो ध्यान से देखो, C3 cos CPT C4 sin CPT को मैं 0 नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैं इसको 0 रख दूंगा तो मेरी पूरी की पूरी जो जनरल इक्वेशन है वही 0 हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ से क्या रखते हैं, C1 को 0 रखते हैं। किसको 0 रखते हैं बेटा, C1 को। देखो C1 को 0 रखने पर मुझे मिला क्या, C1 मैंने क्या करा 0 रख लिया, ठीक है। अब इस C1 को 0 किसमें पुट कर दो, जो हमारे पास अभी लेटेस्ट इक्वेशन आई है, कौन सी, ये वाली, इसमें 0 पुट करा तो मुझे मिला क्या, ध्यान से देखो, जब इसके अंदर मैंने मतलब 0 पुट कर दिया C1 को तो मुझे मिला C2 sin px, C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT। इसको इक्वेशन नंबर 8 नाम दे दिया। अब एक बाउंड्री कंडीशन थी x इज इक्वल्स टू 0, अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, x इज इक्वल्स टू l। तो अब इस इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू l पुट करो, तो जब इसके अंदर x इज इक्वल्स टू l पुट किया तो यहाँ x की जगह l आ गया, बाकी सब कुछ सेम, क्या, C2 sin PL C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT इज इक्वल्स टू 0। अब फिर से वही काम, हमारे पास तीन मतलब दो चीज है, एक ये फंक्शन, एक ये पूरा ये फंक्शन। अभी ये हमने पढ़ा कि अभी अभी क्या होता है, ये नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, तो इसको तो हम 0 के इक्वल नहीं रख सकते। बट C2 sin PL में C2 क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, ध्यान से देखो मैं मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हौस पौच ना मचे। ध्यान से देखो, अगर इसके अंदर ये मेरा 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर C2 भी 0 नहीं हो सकता। 0 सिर्फ एक चीज हो सकती है, कौन सी, साइन PL। तो मैंने क्या करा, उस साइन PL को इज इक्वल टू 0 रखा। इसको 0 रखते ही, ध्यान से देखो फिर से बताता हूँ, इस C2 साइन PL में से C2 को मैं 0 नहीं रख सकता, साइन PL को मैंने 0 रखा तो मुझे क्या मिला, PL इज इक्वल टू n पाई। तो P की जो वैल्यू आई वो क्या आई, n पाई अपॉन L। अब इसी P को जो ये वैल्यू आई है किसको किस में पुट कर दो, ये जो हमारे पास लेटेस्ट इक्वेशन आई है, सेम प्रोसीजर चलता है जो हीट इक्वेशन का था वही इक्वेशन में। देखोगे ना सिमिलैरिटी है, यही स्टेप्स है बार बार। अब देखो इसमें पुट किया तो मुझे क्या मिला, यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिली घूम फिरा के वो मुझे क्या मिलती है, यू एक्स टी C2 साइन n पाई अपॉन L इंटू एक्स C3 cos n पाई अपॉन L t, मतलब जहां जहां पर P था वहां मैंने n पाई अपॉन L रख दिया। ठीक है, इतनी बात मुझे समझ आती है। अब हुआ क्या, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, C2 C3 को कांस्टेंट मान लिया कोई एक, मतलब C2 C3 जब मल्टीप्लाई होते तो उसको मैंने एक कांस्टेंट an मान लिया, और जब C2 C4 से जाके मल्टीप्लाई होता तब उसे मैं क्या मानता, bn। ठीक है, मैंने दोनों को पुट कर लिया। अब इसके बाद मैंने जनरल इक्वेशन बनाने के लिए करा क्या, देखो जनरल इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहली बात, जैसे वहां पर सबमिशन लगाया था ना, सेम काम मैं भी यहाँ करूंगा। सबमिशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, फिर सेम इक्वेशन an cos n पाई अपॉन एल सी टी प्लस bn sin साइन n पाई अपॉन एल सी टी, और बाहर n पाई अपॉन एल एक्स सेम रहेगा। अब बाउंड्री कंडीशन भी लग गई, x इज इक्वल मतलब k इज इक्वल्स टू 0, पॉजिटिव नेगेटिव सबसे सॉल्यूशन भी निकल गया। अब क्या मिला, अब मुझे यूज करना है इनिशियल कंडीशन का।
इनिशियल कंडीशन क्या होती थी बेटा, इनिशियल कंडीशन होती थी यू एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब टी की वैल्यू जो है वो मुझे जीरो पुट करनी पड़ेगी। तो टी की वैल्यू जीरो पुट करने के लिए मैंने क्या करा, इक्वेशन नंबर 9 जो अभी अभी इक्वेशन है ये वाली, इसके अंदर मैंने टी की वैल्यू को जीरो पुट करा। तो देखो टी की वैल्यू जीरो पुट करते ये क्या हो गया, 1 हो गया, और ये क्या हो गया, पूरा का पूरा जीरो हो गया, और यहाँ पर तो ये सेम रहा। देखो मिलता क्या है, नीचे चल के देखते हैं। तो मुझे मिला क्या, जीरो रखते ही मुझे ये इक्वेशन मिली क्या, ए एन और साइन एन पाई अपॉन एल एक्स। तो मुझे समीशन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि समीशन उसके अंदर भी दिया हुआ था। अब दो कंडीशन होती है इसके अंदर, है ना, मैंने वहां पर इनिशियल कंडीशन वहां शायद लिखी नहीं थी, यहाँ देख लेना। हमें चेक ये करना होता है इसके बाद इनिशियल कंडीशन में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल टी को अगर वो जीरो के इक्वल है, मतलब डेल यू बाय डेल टी निकालना होता है एट जीरो, फिर टी की वैल्यू को उसके अंदर जीरो पुट करना होता है। जैसे देखो निकालते हैं फिर समझ आएगा। जैसे ये रहा, है ना, ये मुझे वैल्यू मिल चुकी थी किसकी, यू एक्स कॉमा जीरो की। यहाँ से मैंने क्या करा, इस फंक्शन का डेल यू बाय डेल टी कर लिया। डेल यू बाय डेल टी करने से हुआ क्या, डेल यू बाय डेल टी हम कर किसका रहे हैं बेटा, हम इसका कर रहे हैं। डेल यू बाय डेल टी हो रहा है इस वाले कॉम्पोनेंट का, ये जो हमारी इक्वेशन है, इसका डेल यू बाय डेल टी करने से देखो मिलता क्या है। जब हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू टी सॉल्व किया तो यहाँ से मुझे मिला समीशन सेम रहा, ए एन सेम रहा, फिर कॉस क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन एन पाई सी अपॉन एल इंटू टी, और ये जो एन पाई सी अपॉन एल ये बाहर आ गए, बी एन सेम रहा, कॉस सेम रहा, मतलब साइन का गया कॉस, और एन पाई सी अपॉन एल टी, और ये फिर से क्या आ गया, बाहर आ गया, और ये जो बाहर का था मतलब ब्रैकेट के बाहर साइन एन पाई एक्स अपॉन एल था ना, वो बाहर है अभी भी। अच्छा अब मैंने क्या बताया था अभी इनिशियल कंडीशन में, पहले डेल यू बाय डेल टी निकालो और फिर उसको उसके अंदर भी टी की वैल्यू जीरो पुट करो। तो चलो करते हैं, अभी डेल यू बाय डेल टी आ गया, अब इसके अंदर टी की वैल्यू जीरो पुट कर दो। तो टी की वैल्यू जीरो पुट करते ही मुझे मिला क्या, ध्यान से देखो, ये जीरो करा तो ये जीरो गायब हो गया, ये करा तो ये मेरे मिल गया 1। तो यहाँ से मुझे मिला बी एन एन पाई सी अपॉन एल और ये वाली वैल्यू। ठीक है, एक बार पुट करोगे ना सारी वैल्यूज बहुत आसान है, नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन लग रही है, इतना कुछ खास है नहीं, फॉर्मूले एकदम आसान है, मतलब नोट्स में देखोगे ना सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा है। अब देखो ये पूरा जीरो के इक्वल था, क्यों, क्योंकि जो मेरा फंक्शन है यू एक्स कॉमा जीरो वो एफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, अब मैंने बताया था ना डेल यू बाय डेल टी, अभी इनिशियल कंडीशन में इसको जीरो के इक्वल रखो एट टी इज इक्वल टू जीरो। तो डेल यू बाय डेल टी की जो वैल्यू थी उसको मैंने इज इक्वल टू जीरो रखा, और साथ साथ उसमें जीरो की वैल्यू मतलब टी की जगह जीरो पुट कर लिया। यहाँ से मुझे मिलता क्या है, बी एन इज इक्वल टू जीरो, मतलब हम इससे कह सकते हैं कि बी एन की जो वैल्यू है वो जीरो होगी। अच्छा, बी एन की वैल्यू जीरो होगी, मतलब ये इतना तो कुछ खास है नहीं। देखो बी एन की वैल्यू जीरो मिलते ही, बी एन की वैल्यू जीरो आई क्यों, ये भी देख लो। अब देखो समीशन एन वन टू इन्फिनिटी बी एन एन पाई सी अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, इसको हम जीरो कर नहीं सकते, तो हम करेंगे किसको जीरो, बी एन को जीरो कर सकते हैं। क्यों, ध्यान से देखो, जब हम इसको हम जीरो कर देंगे तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है, मतलब बी एन को ना कंपेयर करने पे हमें क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो डायरेक्टली हम वी कैन से दैट कि हमारा जो बी एन है वो जीरो है। अब इसके अंदर हम इक्वेशन को पुट करेंगे, कैपिटल ए होगा, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 9 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 9 में पुट करते ही बी एन वाला जो कंपोनेंट था ना, जनरल सॉल्यूशन जो अभी भी आया था ऊपर, उसके अंदर से बी एन वाला कंपोनेंट हट जाएगा, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बचेगा, कौन सा, यू एक्स टी समीशन एन वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई सी अपॉन एल इंटू टी, फिर साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, जहां पर हमें जो वैल्यू है ना किसकी, ए एन की, वो हमें पता है, कैसे, वैल्यू फिक्स्ड है। तो देखो यहाँ से जो वैल्यू आती है एन की वो क्या आती है, यहाँ पर भी कैपिटल ए है और यहाँ पर भी कैपिटल ए है, टू अपॉन एल जीरो टू एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो, तो अब देखो हमने क्या पढ़ा, वेव इक्वेशन पढ़ चुके हैं, अब उसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड एंड फास्टेंड टू टू पॉइंट्स एल अपार्ट, मतलब एल लेंथ की कोई एक स्ट्रिंग दे रखी है, मोशन इज स्टार्टेड बाय डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग इन द फॉर्म u इज इक्वल्स टू a sin pi x upon l from which it is released at time t is equals to 0, है ना, show that the displacement of any point at a distance x from one end at time t is given by, मतलब हमें ये प्रूफ करना है, ये हमें लास्ट में इक्वेशन लाके देनी है। अच्छा हुआ क्या, ध्यान से देखो, एक स्ट्रिंग जो है एल लेंथ की थी, है ना, एल लेंथ की एक स्ट्रिंग बनाई, उसमें टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो पर उसे स्ट्रेच किया। अच्छा स्ट्रेच करने के बाद ये तो हमारे पास डायग्राम हो गया, मतलब बनाओ चाहे ना बनाओ इतना कुछ खास काम होता नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन है, अभी जो इससे पहले हमने वेव इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन निकाले, बाउंड्री कंडीशन यूज करी,
फिर इनिशियल कंडीशन यूज करी, है ना। लास्ट में जो हमारे पास वैल्यूज मिली उन सबको आपको किसी भी क्वेश्चन हो, है ना, उसे लिखना ही लिखना है। उसके बाद ये वाला पार्ट शुरू होगा। जैसे कि अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है, अभी हमने पढ़ा क्या, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर, फिर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। जिसके अंदर सी की जो वैल्यू, सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होती है, टी अपॉन डब्ल्यू। क्या होती है बेटा, टी अपॉन डब्ल्यू। अच्छा अब देखो उसने क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में बोला हुआ है एट टी इज इक्वल टू जीरो पर जो हमारा यू एक्स कॉमा जीरो है, मतलब जो एफ एक्स है वो क्या दे रखा है ना। इनिशियल कंडीशन अगर याद होगी तो वो यही तो होती है। तो t इज इक्वल टू जीरो पर जो हमें फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, a साइन पाई एक्स अपॉन एल। तो आपको क्वेश्चन में पहचानना होता है कि एफ एक्स क्या होता है। वैसे दिया तो वो एक ही होता है, बट उसकी लैंग्वेज को पढ़ के आपको थोड़ा सा पहचानना होता है। बाकी ईजी होता है क्वेश्चन, इतना कुछ खास नहीं होता। अब देखो सेम काम यहाँ पे लिखा हुआ है। इनिशियल कंडीशन है क्या होती है, यू एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स के, और वही मुझे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ए साइन पाई एक्स अपॉन एल। इतनी बात क्लियर है। अच्छा इनिशियल कंडीशन एक और क्या होती थी कि डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो। ये भी मेरा क्या है, इनिशियल कंडीशन का ही पार्ट है। चलो अब आगे देखते हैं। मैंने यहां पर लिख दिया क्या, कि जब हमने बाय सॉल्विंग विद के इज इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर, है ना, जो हमारे पास तीसरा सोल्यूशन आया था वो किससे आया था, के इज इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर को सॉल्व करके ही आया था। तो वो क्या था, यू एक्स कॉमा टी, सी वन कॉस पी एक्स, सी टू साइन पी एक्स, फिर सी थ्री कॉस सी पी टी, फिर सी फोर साइन सी पी टी। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। ये अभी अभी हम ऊपर वेव इक्वेशन में निकाल कर आए हैं। अब देखो बाउंड्री कंडीशन पुट करो। बाउंड्री कंडीशन कैसे पुट करेंगे बेटा, तो बाउंड्री कंडीशन में क्या होता था, दोनों को हम जीरो पुट करते थे। किसको, सबसे पहले हम x में जीरो को पुट करेंगे, फिर x में l को पुट करेंगे। तो जब हमने x के अंदर जीरो को पुट किया तो हुआ क्या, ये पूरी इक्वेशन में ये हो गया कॉस जीरो मतलब वन, ये साइन जीरो मतलब जीरो, फिर ये पूरा सेम एज इट इज। तो देखो ध्यान से, ये पूरा एज इट इज रहा। ये कॉस वन मतलब कॉस जीरो, मतलब कॉस जीरो जो होता है वो क्या होता है, वन होता है ना। तो ये क्या हो गया, सी वन इंटू वन प्लस ये पूरा का पूरा हो गया जीरो, फिर ये पूरा का पूरा सेम। तो मिला क्या, सी वन सी थ्री कॉस सी पी टी प्लस सी फोर साइन सी पी टी। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लगे हैं। बस जहां जहां पर एक्स था वहां मैंने जीरो को पुट किया, तो कॉस जीरो से मुझे वन मिला, साइन जीरो जीरो हो गया, तो सी टू वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई और बचा क्या, सिर्फ सी वन। अच्छा अब यहाँ पर फिर से वही काम, इन दोनों में से जीरो कौन हो सकता है, कौन सा जीरो हो सकता है, ध्यान से देखो। अगर मैंने इसको जीरो कर दिया तो मेरी जो जनरल इक्वेशन है, ध्यान से देखो, अगर इसके अंदर ये वाला पार्ट ही मेरा जीरो हो गया, अगर मेरा ये वाला पार्ट जीरो हो गया तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब हम इसको जीरो नहीं बना सकते। तो सिंपल सा काम जो अभी तक हीट इक्वेशन में भी करते हुए हैं, यहाँ भी करेंगे क्या, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, C1 को जीरो बनाएंगे और ये पूरा क्या होगा, नॉन जीरो के इक्वल। अब C1 को जीरो यूज करना है किसके अंदर, अभी इक्वेशन जो मिली थी इसमें, इसके अंदर C1 को जीरो पुट करो। तो C1 को जीरो पुट करते ही ये वाली टर्म हट जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा, C2 साइन पी एक्स, C3 कॉस सी पी टी प्लस C4 साइन सी पी टी। चलो देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है, एक बार इसे मिटा भी लेते हैं। अब देखो यहाँ पर आए, जीरो को पुट किया तो यही मिला क्या, C2 साइन पी एक्स, C3 कॉस सी पी टी प्लस C4 साइन सी पी टी। अब ये भी पुट हो गया। एक बार x को जीरो पुट करना था और अब क्या पुट करेंगे, x को l, क्योंकि मेरी बाउंड्री कंडीशन में क्या होता था, एक बार x को जीरो और x को एक बार l पुट कर रहा था। अब मैंने क्या करा, x को l पुट करा। x को l पुट करते ही किस में पुट करेंगे, जो इक्वेशन अभी अभी आई है ना जस्ट उसके अंदर, ना कि ऊपर वाली फोर्थ इक्वेशन में। जो इक्वेशन आती है ना उसी के अंदर पुट करते हुए चलते हैं, बस इतना याद रखो। तो देखो इसके अंदर x की जगह मैंने l पुट किया, बाकी सब कुछ सेम। तो C2 साइन पी एल, C3 कॉस सी पी टी प्लस सी यू साइन सी पी टी, सॉरी C4 है, CU नहीं है, C4 है। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर फिर से देखो, क्या हम इस टर्म को जीरो कर सकते हैं, नहीं। इस टर्म को अभी हमने ऊपर लिखा था कि ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो फिर क्या भैया ये जीरो हो सकता है, इसके अंदर भी सिर्फ C2 क्या हो सकता है, C2 तो नॉन जीरो होगा, मतलब C2 कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर C2 जीरो हो गया तो ध्यान से देखो, यहाँ जीरो पुट होते ही क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी इक्वेशन जीरो के इक्वल हो जाएगी, जो कि सही नहीं है। तो इसका मतलब C2 भी जीरो नहीं हो सकता, और साथ ही साथ ये जो टर्म है C3 कॉस सी पी टी प्लस C4 साइन सी पी टी, ये भी जीरो नहीं हो सकती। तो जीरो कौन होगा, जीरो होगा साइन पी एल। तो साइन पी एल जब जीरो होगा तो क्या होगा, पी एल इज इक्वल टू एन पे हो जाएगा, क्योंकि साइन मतलब साइन का कोई भी थीटा अगर जीरो के इक्वल होता है तो थीटा किसके इक्वल होता है, एन पाई के। 11th क्लास में पढ़ा होगा।
3.4 एक्सरसाइज, जिसको नहीं याद देख लेना जाके बुक में एक बार, वहां पर सेम ऐसे ही लिखा हुआ है। फिर क्या होता था, P इज इक्वल्स टू एन पाई अपॉन एल आ गया। अच्छा, अब P की जो वैल्यू है वो किस में पुट करेंगे, जो इक्वेशन अभी हमारे पास थी उसी में। तो इस इक्वेशन में अब जो P की वैल्यू आई है क्या, एन पाई अपॉन एल, उसको पुट कर दो। तो देखो पुट करने के बाद मिलता क्या है, जब हमने इसके अंदर पुट किया तो मुझे क्या मिला, C2 साइन एन पाई अपॉन एल इंटू एक्स, फिर C3 कॉस सी एन पाई अपॉन एल इंटू टी, फिर C4 साइन सी एन पाई अपॉन एल इंटू टी। अब इतनी बात क्लियर होगी, सिर्फ P की वैल्यू को पुट करा इक्वेशन नंबर 5 में। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ। इनिशियल कंडीशन जो हमारी पास बाउंड्री कंडीशन थी उसमें एक चीज और थी क्या, डेल यू बाय डेल टी निकालना। तो जब मैं इसका डेल यू बाय डेल टी निकालूंगा, मतलब जब मैं इस पूरी इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू टी पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा, तो मुझे मिलेगा क्या, देखो ये तो सेम रहेगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी टी का कंपोनेंट नहीं है। बट यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट आ गया बाहर। कॉस सॉरी, एक सेकेंड, नहीं ये बाहर नहीं आएगा, सुनो हुआ क्या, C3 ऐसे ही रहेगा, फिर इसका क्या होगा, इसका होगा डेरिवेटिव, क्यों, क्योंकि इसके साथ टी का टर्म है। तो कॉस का हो गया माइनस ऑफ साइन एन पाई सी अपॉन एल इंटू टी, और एन पाई सी अपॉन एल का जब मैंने डेरिवेटिव किया तो वो बाहर आ गया अपने आप। समझ आया, ठीक है। उसके बाद सेम काम यहाँ पर भी हुआ क्या, C4 रहा सेम, और जब मैंने साइन का किया तो मुझे क्या मिला, कॉस। तो कॉस एन पाई सी अपॉन एल इंटू टी, और एन पाई सी अपॉन एल के आ गए बाहर आ गए, क्योंकि इनका भी डेरिवेटिव होगा। अच्छा, बेसिक मतलब डिफ्रेंसिएशन लग रहा है, इतना कुछ खास है नहीं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ, क्या थी कंडीशन, कंडीशन कुछ ऐसी थी क्या, पहले डेल यू बाय डेल टी को इज इक्वल्स टू जीरो रखो, फिर पुट कर दो टी इज इक्वल्स टू जीरो के। यही थी ना बाउंड्री कंडीशन में, एक बार देख लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ कहाँ की कंडीशन अभी लिखवाई थी मैंने, सॉरी इनिशियल कंडीशन, गलती सुन लेना। वो इनिशियल कंडीशन होती है कौन सी, डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल्स टू जीरो व्हेन टी इज इक्वल्स टू जीरो। हो जाता है कभी बार, कोई नहीं। अब आ जाओ नीचे, नीचे आते हैं, ये रहे। अब यहाँ पर जब डेल यू बाय डेल टी की वैल्यू निकल गई, यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको टी इज इक्वल्स टू जीरो पुट किया। टी इज इक्वल्स टू जीरो पुट करने से क्या हुआ, ये पूरा जीरो हो गया, ठीक है, और ये भी पूरा जीरो हो गया। बचा क्या, C2 और ये C3 बचा। C3 क्यों बचा, जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बचा C2 साइन, अच्छा ठीक है, अच्छा समझ गया, ध्यान से देखो हुआ क्या है यहाँ पर जब हमने एक बार अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक सेकेंड दिखाया तो ना मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या मिला, C2 C3 साइन एन पाई अपॉन एल इंटू एक्स, और एन पाई सी अपॉन एल, और माइनस साइन ये मिला होगा। फिर एक बार मैंने C2 को C4 के इक्वल रखा, मतलब C2 इंटू C4 किया होगा, क्योंकि एक बार ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एक बार ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो देखो सबसे पहली चीज हुआ क्या, ये जो कंडीशन है किसके इक्वल हुई, एफ एक्स के। क्यों, मेरा जो यू एक्स कॉमा जीरो होता है वो होता है किसके इक्वल है बेटा, एफ ऑफ एक्स के। अच्छा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल तो है, साथ ही साथ मैंने क्या करा, इस पूरे को मतलब जो C3 C2 है वो क्या बन गया A, और N क्या बन गया, ध्यान से देखो बना कैसे, कंपेयर कर रहे हैं सिर्फ और कुछ नहीं है। मिटा देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको इससे कंपेयर किया तो इसकी जो वैल्यू मिली वो तो मिल गई A। अच्छा, अब देखो साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू में साइन पाई एक्स अपॉन एल, ध्यान से देखो साइन एन पाई अपॉन एक्स, यहाँ से क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पर एन की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब जो एन है ना वो यहाँ पर वन है। तो ए मिल गया क्या, C2 C3, एन की जो वैल्यू है वो क्या है, वन है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, सिर्फ कंपेयर किया है वो मैंने आपको, कंपेयर करके यहाँ पे दिखा दिया है। अब देखो फिर से आगे क्या होगा, जो C2 C4 है, और साथ ही साथ ये कौन सा टर्म है, एन पाए, ये वाला टर्म बताया था ना मैंने भी, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमने काम कर लिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिल रहा है, C2 C4 एन पाए सी अपॉन एल साइन पाई एन अपॉन एल इंटू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। क्यों, क्योंकि जो हमारा कंडीशन है, एक तो ये था एफ ऑफ एक्स, और मैंने क्या बताया था, डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल्स टू जीरो के इक्वल होता है। तो मैंने क्या करा, इसको जीरो के इक्वल रखा, जीरो के इक्वल रखते ही यहाँ से मुझे क्या मिला, ध्यान से देखो, अभी हमने ऊपर बात करी थी क्या, कि C2 जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये जो टर्म होगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ C4 जीरो हो सकता है, बाकी और कुछ भी जीरो नहीं हो सकता। बस फिर C2 C3 की वैल्यू मिल गई, एन की मिल गई, C4 की मिल गई।
इन सभी वैल्यूज को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 6 में। इक्वेशन नंबर 6 कौन सी है भैया, चलो दिखा देता हूँ। इक्वेशन नंबर 6 अभी अभी जो हमारे पास ये थी मेन वाली। तो इक्वेशन नंबर 6 में C2 C3 N और C4 की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बची वो क्या बचती है बेटा, यू एक्स टी ए साइन पाई एक्स अपॉन एल और कॉस सी पाई अपॉन एल इंटू टी। अगर आप देखोगे तो यही हमारा सोल्यूशन है जो हमें चाहिए था, मतलब जो हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में। ध्यान से देखो, ये थोड़ा इससे मैच नहीं करता, कहाँ गया ये रहा। देखो हमें यही चाहिए था प्रूफ करने के बाद, यू एक्स टी की जो वैल्यू चाहिए थी वो यही चाहिए थी, क्या, ए साइन पाई एक्स अपॉन एल फिर कॉस पाई सी अपॉन एल इंटू टी। आई होप इतनी बात समझ आई होगी। मैं बता रहा हूँ अगर क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है, मतलब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बट उससे पहले का जो डेरिवेशन है ना, मतलब जहां तक हम 3 सोल्यूशन निकालते हैं, फिर बाउंड्री कंडीशन, फिर इनिशियल कंडीशन, उतना ही याद करके अगर आप पेपर में चले जाओगे ना, तो आपके समझ लो 10 में से, या फिर अगर मान लो 6 का मान लेता हूँ, 6 में से 4 नंबर पक्के हैं। अगर आपको क्वेश्चन में आप उसमें हेडिंग भी लिखोगे, कुछ ना कुछ जरूर करोगे, तो आपको शायद 5 भी मिल जाए। जरूरी नहीं है कि आप सारा करके आओ। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप इतना तो कर ही लो ना यूनिट 4 के अंदर, कि मैं तीनों के मतलब हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन और आगे जो लाप्लास पढ़ाऊंगा उनके जो स्टार्टिंग के 3 सोल्यूशन निकालते हैं, फिर बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, आप अगर तीनों को मैच करने बैठोगे ना, प्रोसेस सब में सेम है। बस अगर आपने उतना काम कर लिया तो आपके अगर 10 का क्वेश्चन है ना, तो आपके 6 से 7 नंबर उतने ही पार्ट के मिल जाएंगे आपको। इतना तो कुछ उसके बाद है ही नहीं। और उसमें पहचानना भी बड़ा आसान होगा कि ये हीट इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है या फिर लाप्लास। इतनी बड़ी कोई बात लगेगी भी नहीं वहां पर। तो चलो अब अगली वीडियो में देखेंगे कि हमारा लाप्लास इक्वेशन क्या होता है।